हेलो एवरीवन। आज हम एक और नया वन शॉट वांगजियान एफएफ सुनेंगे। इस वन शॉट का नाम है लव लव यू। तो चलो आज के हमारे वन शॉट को सुन लेते हैं पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। जिन मेंशन के अंदर एक कमरे में एक लंबे चौड़े बड़ा सा पर्सन जो कि जिन परिवार का एक लौता वारिस जिनपिंग था, वो एक मासूम से सुंदर से लड़के यानी कि बेइंग को उस कमरे के बिस्तर पर जबरदस्ती सख्ती से पिन करके उसके होठों पर किस करने का कोशिश किए जा रहा था। पर मासूम सा सुंदर सा बेइंग अपना सारा स्ट्रेंथ यूज करके जिनपिंग को रोके जा रहा था और हेल्प के लिए चीखते चीखते रोते हुए बोले जा रहा था, आप ये सब क्या कर रहे हैं यंग मास्टर? अगर सर को पता चलेगा तो आपको कड़ी सजा देंगे। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। आप शायद आपके सही दिमागी हालत में नहीं है। अचानक आप क्यों ऐसे? आपको आखिर हो क्या गया है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस बात को सुनकर जिनपिंग बहुत ही उतावले वॉइस में बोलता है, जाने देने के लिए तो तुमको नहीं पकड़ा है बेइंग। अरे तुम इतना ज्यादा छटपटा क्यों रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पैसा, गाड़ी, बंगला जो चाहो सब दूंगा। बस तुम मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर को एक बार टेस्ट करने दो। आई प्रॉमिस, ये बात हमारे अंदर एक सीक्रेट रहेगा। ना मैं किसी को बोलूँगा, ना तुम किसी को बोलना। तब ना दूसरों को पता चलेगा और ना ही मेरे डैड को। तुम्हें देखने के पहले दिन से ही मैं इस दिन का मौका ढूंढ रहा था। कितने ख्वाबे देखे मैंने इसका। शायद हजारों सपनों में मैं ऑलरेडी बहुत बार तुम्हारे साथ ये सब कर लिया है, पर इन रियल लाइफ प्लीज जस्ट फॉर वन टाइम। इतना बोलकर ही अब जिनपिंग बेंग के गर्दन के तरफ किस करने जाता है। बेंग घबराहट में जोर से चीख के उठता है, पर तभी पीछे से जिनपिंग का डैड वहां आकर जिनपिंग को खींच के बेंग से अलग करके जिनपिंग के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार के गुस्से में साउट करके बोलता है, यू ब्रेनलेस क्रिएचर, डोंट यू सी ही इज ए बॉय? और या फिर तुम जानबूझकर ही उसको लेकर वैसा कुछ करने का सोच रहे थे? अगर मैं यहाँ ना पहुंचता तो? सोच कर ही मुझे घिन आ रहा है। व्हाट ए सेम, मेरा बेटा होकर हाउ कुड यू डन दिस? मैं सबको मुंह कैसे दिखाता? हमारा जो इमेज है उसका क्या होता? अंदाजा भी है इसका? नो, आई वॉन्ट टॉलरेट दिस। क्लबिंग, नाइट पार्टी, लड़कीबाजी, सभी चीजें मैंने नजरअंदाज कर दिया, बट नॉट दिस टाइम। तुम्हें चेकअप चाहिए। टुमारो लेट्स गो सी डॉक्टर। तुम्हारे ब्रेन को स्कैन करवाना होगा, वरना तुम जिस लेवल पर पहुंच गए हो वहां से कुछ भी बुरा होने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा। इस बात को सुनकर जिनपिंग घबरा जाके हड़बड़ी करते हुए अपने डैड को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, नो डैड, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग समथिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो नहीं है जो दिख रहा है। हम बस कुछ बेसिक मूव प्रैक्टिस कर रहे थे। जूडो मूव, नथिंग एल्स, बिलीव मी। इस बात को सुनकर जिनपिंग का डैड मिस्टर जिन शॉक्ड होकर बिस्तर पर से उठ खड़ा हो चुका, घबराहट और रोने के मारे बुरा हालत हो चुका बेंग की तरफ देखकर फिर डाउट करते हुए बोलता है, इज दैट ट्रू? और या फिर तुम मुझे फूल बनाने का कोशिश कर रहे हो? इस बात को सुनकर जिनपिंग एक लाउड मुस्कान के साथ अपने घबराहट को ढकते हुए बोलता है, नो डैड, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं सच में सच बोल रहा हूँ। मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो आप डॉक्टर बेंग से पूछ सकते हैं। ऐसा बोलकर जिनपिंग बेंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों डॉक्टर बेंग? बोलिए ना डैड को, मैं सच बोल रहा हूँ ना। आप ही तो मुझे बोल रहे थे आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ जूडो मूव सीखना है, इसलिए तो हम। इतना बोलकर जिनपिंग रुक जाता है
क्योंकि जाओ जैन एकदम से बिना बात के धड़ाम से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। इस चीज को देखकर जिनपिंग का डैड बाहर से कुछ गार्ड को बुलाकर डॉक्टर बेंग को उठा के उनके रूम तक पहुंचा देने के लिए बोल के फिर अपने बेटे के तरफ देखकर गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, ये चीज दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना यू नो मी वेरी वेल राइट। इतना बोलकर ही जिनपिंग का डैड तेजी से वहां से चला जाता है। डैड के चले जाने के बाद जिनपिंग बिस्तर पर एक जोर का पांच करके चीख कर बोलता है, डॉक्टर बेंग, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। जस्ट वेट एंड वॉच। आज का बदला मैं ऐसे लूंगा कि तुम उसको मरते दम तक भूलने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। रात को जिनपिंग अपने वही हर रोज के लग्जरियस क्लब में जाकर अपने दो जिगरी दोस्त जो कि वांगजी और हाइक्वान था, उनके साथ शराब पीते हुए उनके आगे शिकायत करते हुए जिनपिंग बोलता है, माय फ्रेंड, नहीं नहीं बेस्ट फ्रेंड, मुझे बस एक बात क्लियरली बता, इसमें मेरा कोई गलती था क्या? अगर वो डॉक्टर लड़का होकर भी इतना खूबसूरत होने का जुर्रत करेगा तो मुझे तो उसे थोड़ा सजा देना ही था ना। लड़का होने के बावजूद भी घबरा कर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे मानो मेरे कुछ करने से वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ऐसे मैं तुमको गाड़ी, पैसा, बंगलो जो चाहो वो दूंगा, पर वो ऑर्फन, वो डॉक्टर, किस बात का इतना अकड़ है पता नहीं, मेरा एक ऑफर नहीं लिया। थोड़ा सा मेरे साथ अगर वो सब कर लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता? मेरे जैसा एक अच्छा खासा सुगर डैडी मिल जाता तो फिर वैसे मेरे डैड का सैलरी पेड नौकरी तो नहीं करना पड़ता ना। बेवकूफ क्रिएचर, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कमीना, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने का। बीच से मेरा डैड फुल हाईली गुस्सा हो गए, इसलिए मैंने ठान लिया है उसे फॉरगिव मैं नहीं करूँगा। उसको मेरे बिस्तर पर तो लाऊंगा ही, पर उससे पहले उसके अकड़ और घमंड को पूरी तरह मिटाकर धूल बना दूंगा, ताकि इस बार मेरे आगे इतना चपर चपर करने का हैसियत न रहे। सो उसमें मुझे तुम लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए। उसको प्यार में फंसाकर उसके साथ सारा कुछ करने के बाद उसका एक बूढ़ा वाला हार्ट ब्रेक करना होगा। इस बात को सुनते ही अपने अपने ग्लास से शराब पीता हुआ बीजी वांगजी एंड हाइकुआन दोनों ही खास उठकर इरिटेटिंग मुस्कान के साथ बोलता है, आर यू मैड? हाइकुआन गुस्से के साथ बोलता है, तेरा दिमाग की हालत सही नहीं है, दैट्स फाइन, पर हम अभी भी हमारे सही दिमाग में है और हमारे आगे पीछे लड़की कम नहीं पड़े हैं, तो खामोखा सुंदर लड़कियों को छोड़कर हम एक लड़के के पीछे क्यों पड़ेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। इस बात को सुनकर जिनपिंग एक मोकिंग स्माइल देकर फिर अपने ग्लास में शराब डालता हुआ वांगजी के ओर देखकर बोलता है, व्हाट डू यू से वांगजी? तू भी हार मान गया राइट? यू नो व्हाट, तुम लोग हारने से डर रहे हो इसलिए सीधे मना कर रहे हो ताकि कोई बहाना मार सको, क्योंकि वो लड़का हर हाल में एक लड़की से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा टेस्टी है। इसलिए लड़का और लड़की का फ़र्क तो यह पैदा ही नहीं होता। यू गाइस आर जस्ट कावर्ड। लड़की से जीतना तो बहुत आसान होता है, उनका दिल सॉफ्ट होता है, पर इस तरह के लड़कों का दिल जीतना यू कैन से नामुमकिन है। ओके देन, तुम लोगों के इच्छा अनुसार मैं ही इस काम को हैंडल करूँगा एंड तुम लोगों को दिखा दूंगा हु इज़ द रियल लायन किंग हेयर। ठीक है तो फिर जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। जिनपिंग के इस बात को और मोकिंग मुस्कान को देखकर वांगजी एक स्मिंग के साथ बोलता है, व्हाट राविस, क्या तुझे पता नहीं मैं कोई बेट लेने से पहले उस थिंग को फेस टू फेस देखकर चूज करता हूँ। मेरे आंखों के नजरिया के खूबसूरती में अगर वो पास हुआ तो आई विल टेक दिस बेट, वरना नॉट।
अंडरस्टैंड? सो ऐसे पुलिस बातें करना बंद कर दे, ओके? हर एक ऐरे गैरे को तेरा बात सुन के चैलेंज का नाम देकर मेरे बिस्तर पे तो नहीं ले सकता ना। ऐसा बोलकर वांग जी जिनपिंग को एक मोकिंग मुस्कान रिटर्न देकर वापस से अपने शराब के ग्लास में कंसंट्रेट करता है। इस चीज को देखकर जिनपिंग एक हल्के मुस्कान देकर बोलता है, ओके देन, मैं उसको 3 दिन के अंदर यहाँ लेकर आऊँगा, उसके बाद देखते हैं। जब 3 दिन के बाद सच में काम के बहाने से डैड कॉल यू देयर, उनको ड्रिंक की वजह से थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो गया है। इस बात को बोलकर जिनपिंग बेंग को वहाँ उस क्लब में ले जाता है। तब वीआईपी कमरे में घुसता बेंग के खूबसूरती और शरीर के प्रीटी काटिंग को देखकर हाईक्वान एंड वांगजी दोनों ही एकदम से पुतले के जैसा थम जाता है। बेंग आगे बैठा वैसे बड़े बड़े मस्कुलिन से तो हैंडसम पर्सन के उस तरीके के गेट से जिनपिंग के साथ हुए उस मोमेंट को याद करके डर के मारे सीवर करके उठता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर जिनपिंग से बोलता है, यहाँ पर मिस्टर जिन नहीं है, हम शायद गलत जगह पर आ गए हैं। आप रुकिए, मैं बाहर से फोन करके पूछ कर आता हूँ। ऐसा बोलकर बेइंग बहाने से वहां से बाहर निकालने जाता है। तभी जिनपिंग रास्ता रोकते हुए बेइंग को कंधे से साइड हक करके आगे की तरफ चलते हुए थोड़ा टेंस वॉइस में बोलता है, डोंट वरी डॉक्टर बेइंग, वो यही है आगे बैठा, मेरे 2 फ्रेंड उनके साथ ही थे। जब वो दोनों यही मौजूद है तो फिर मेरा डैड भी यही का ही है। चल चल कर बैठ के उनसे पूछते हैं, शायद उन्हें अच्छे से पता होगा वो कहाँ गए हैं। आगे जाकर सोफे पर बैठ के और बेंग को भी जबरदस्ती सोफे पर बिठा के उसके हाथ में एक शराब का ग्लास पकड़ा कर जिनपिंग बोलता है, बी रिलैक्स डॉक्टर, इस चीज़ को पकड़ो और यहाँ के रूल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। डैड शायद वॉशरूम गए होंगे, मैं पूछता हूँ उन दोनों से, थोड़ा सा रुक जाओ ठीक है? ऐसा बोलकर प्रिटेंड करते हुए आगे बैठा हाईकुआन एंड वांगजी से उसके डैड के बारे में पूछते हुए जिनपिंग आंखों से इशारा करते हुए, क्या बोला था, चीज़ बढ़िया है ना? ऐसा बोलकर फिर उनको भी नाटक करने के लिए आंखों से सिग्नल देता है। जिनपिंग के इस सिग्नल को देखकर हाईकुआन हल्के सीरियसनेस दिखाते हुए बोलता है, डोंट वरी डॉक्टर, अंकल को हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। आपके आने में इतना देर हो रहा था और ऊपर से अंकल का तबीयत भी बद से बदतर हुए जा रहा था, तो हमने सोचा और देर करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए हमने सीधे एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। फिर अंकल को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहा था कि तभी अंकल मना करते हुए बोले कि आपके आ जाने तक यहाँ रुक जाने के लिए, ताकि आप लोगों को उनके व्हेयर अबाउट के बारे में बताकर इन्फॉर्म कर सके। इस बात को सुनकर जिनपिंग नाटक करते हुए हाइपर वॉइस में बोलता है, क्या सच में वो आप ठीक तो है ना? तूने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो फिर तो हम सीधे यहाँ ना आकर हॉस्पिटल पहुँच जाते। इस बात को सुनकर बेइंग उठ खड़ा होते हुए चिंता के साथ बोलता है, अगर ऐसा है तो हमें अभी निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगा। एज ए पर्सनल डॉक्टर मेरे पास उनका हेल्थ रिपोर्ट एंड एवरीथिंग रखा हुआ है और उनके हेल्थ के इशू के डिटेल्स के बारे में मुझे बहुत क्लियर अंदाजा भी है। अगर हम अभी हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर को उनका ट्रीटमेंट जल्दी करवाने में मैं मदद कर पाऊँगा। तो फिर एग्जैक्ट हेल्थ इशू जानने के लिए ढेर सारा रिपोर्ट और चेकअप में उतना देरी नहीं होगा। ऐसा बोलकर बेइंग वहाँ से जाने के लिए कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अभी तक
चुप बैठकर शराब पीते हुए बेंग को सर से पांव तक घूरे जाते रहा। वांग जी एकदम से बेंग का हाथ पकड़ के खींचकर बेंग को एकदम सीधे अपने पास सोफे पर बिठा के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, अभी वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। अंकल का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है एंड ही इज इन आईसीयू नाउ, सो जस्ट सिट हियर विद अस। अब बेंग को सारा कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। बेंग चारों तरफ एक बार देख के फिर जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कटे कटे वॉइस में बोलता है, छोड़िए मेरा हाथ, आखिर आप लोगों को चाहिए क्या? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? देखिए, आप लोग भूल के भी मेरे साथ कुछ। बेंग ने यही तक बोला था, तभी हाइकुआन एंड जिनपिंग बेंग के बिल्कुल नज़दीक आकर बहुत ही ज़्यादा नाखुश वॉइस में बोलता है, क्या डॉक्टर हम लोगों को इतना बुरा सोचते हैं? हम तो बस आपसे फ्रेंडशिप करने के खातिर आपको यहाँ थोड़ा बहुत बातचीत के लिए बिठाना चाहते थे, पर लुक लाइक आप फ्रेंडशिप छोड़कर कुछ और ही चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा है तो लेट अस आस्क यू स्ट्रेटली, आपको क्या पसंद है? थ्रीसम, फोरसम या फिर डू इट? इस बात को सुनकर बेंग एकदम से स्टार्टेड वॉइस में बोलता है, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस बात को सुनकर हाइक्वान बड़े स्ट्रिक्ट आंखों का गेज देकर बोलता है, अच्छे से सोचिए डॉक्टर बेंग, कोई जल्दी नहीं है। आपका चॉइस सुने बगैर हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला है, तो आराम आराम से सोचिए और यहाँ से लेकर जो भी शराब पसंद आए पीते जाइए। आपके लिए ये मेरा ट्रीट है, तो बिल के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। वैसे मुझे लगता है आपके लिए ये वाला शराब ज़्यादा सूट करेगा। ऐसा बोलकर हाइक्वान टेबल के ऊपर से एक दारू का बोतल उठाकर उसमें से शराब डालकर बेंग का हाथ में पकड़ा ग्लास पूरा भर के क्रीपी मुस्कान के साथ बोलता है, खूबसूरत पर्सन के लिए बहुत ही खूबसूरत शराब। इसका कलर आपके तरह ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। यू लाइक इट राइट? अब चलिए जल्दी से पी लीजिए, फिर अच्छे से सोचने की कोशिश कीजिए। हाइकुआन के इस दबाव भरी बातों को सुनकर बेंग का आंखें तैयारी होने लगता है। उसे एहसास हो चुका था अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इन लोगों का कुछ छुपे हुए मोटिव तो है, पर बेइंग ना नहीं कह सकता क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं। अब क्या करे? ऐसा कुछ सोचते हुए बिंग बहुत ज़्यादा बेचैन हुए जा रहा था। तभी पास बैठा वांग जी बिंग के कान में धीरे से वेरी एश्योरिंग वॉइस में बोलता है, बिना सोचे समझे पी लीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। जस्ट बिलीव मी विथ ब्लाइंड आई, ओके? इतना कान के पास बोलकर ही वांग जी बेंग के एक थाई के ऊपर हाथ रख के फिर आगे खड़ा हाइक्वान के तरफ ग्लेयर देते हुए बोलता है, ये दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का आदत को थोड़ा संभाल ले, क्योंकि मेरे मामले में कोई टांग अड़ा दे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुझे तो पता है जब कोई मेरे कुछ नापसंद का काम करता है उसके साथ मेरा बर्ताव किस तरीके का खतरनाक रहता है। सो दोस्त होने के नाते मैं बस एक ही बार बोलूँगा, जा पीछे हट के अपनी जगह पर बैठ जा, तेरे लिए वही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात को सुनकर हाइक्वान हाँ में सर हिला के हल्के मुस्कान के साथ चुपचाप पीछे हट जाता है। और उधर बेइंग थोड़ा सा भरोसा पाकर वांग जी के बातचीत के बीच ही उस शराब के ग्लास को पूरा ख़त्म करके नशे में धुत होकर वांग जी के सीने के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। इस एक्शन से वांग जी पहले थोड़ा बहुत चौंक जाता है, पर फिर बाद में उनके फेस पर एक डेविल मुस्कान आ जाता है। वांग जी
अपने हाथ में पकड़ा ग्लास का शराब एक घूंट में पूरा खत्म करके फिर एकदम से बेंग को गोद में उठाकर बैठा हुआ हाईकुआन और जिनपिंग के तरफ देखकर बोलता है, मैं इसको मेरे साथ ले जा रहा हूँ। सो आफ्टर विनिंग आई विल कॉल यू गाइस। तो तब तक के लिए गुड बाय, ओके। इतना बोलकर ही वांग जी वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी बेंग को बिस्तर पर रखता है तब उसके सुंदर से ओवरऑल शरीर को देखकर वांग जी का हाथ अपने आप से ही बेंग के शर्ट के अंदर से घुसकर ऊपर सीने की तरफ बढ़े जाने लगता है और वांग जी खुद भी बेंग के होठों के करीब पहुंच जाता है। बेंग के होठ और सीने के साथ थोड़े देर मजा कर लेने के बाद वांग जी का मन कुछ और भी करने को लालची हो रहा था, पर बाजी जीतने के लिए यहाँ से प्यार तक पहुंचना होगा और उसके लिए सबसे पहले जो जीतना होगा वो है बेइंग का भरोसा। आज के हल्का एक्सपीरियंस से वांगजी को लगभग पूरी तरीके से पता चल गया था कि बेइंग असल में किस टाइप का पर्सन है और किस किस तरह के तरीके आजमाने पर बेंग बहुत जल्दी ही वांगजी के प्यार में पूरी तरह फंस जाएगा। इस वजह से वांगजी झट से बेंग से दूर हट जाता है, फिर अपने होठों को हल्के लिक करके बेंग के तरफ देखकर स्मिंग के साथ बोलता है, कल मिलते हैं माई सून टू बी लवर, हैव ए स्वीट ड्रीम, ओके। इतना बोलकर वांगजी बेंग के ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़कर फिर खुद भी बिस्तर के दूसरे साइड जाकर आराम से रिलैक्स करते हुए सो जाता है। जब दूसरे दिन सुबह बेंग झट से आंखें खोलकर एकदम से उठ बैठ के डरा हुआ नजर में चारों तरफ देखता है, तब पास में सोया स्लीपिंग हैबिट फॉलो करते हुए सैटलेस वांगजी को देखकर क्राइंग वॉइस में जोर से चीख के उठता है बेंग। इस चीख को सुनकर वांगजी बड़े शांत वॉइस में बोलता है, बिन बात के सुबह सुबह चीख सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो प्लीज चुप करिए। इस बात को सुनकर बेंग जोर जोर से सांसें लेते हुए बड़े उतावले होकर कॉन्फ्यूज नजरों से अभी अपनी तरफ देखता है एंड उसके कपड़े को बिल्कुल सही तरीके से अपने शरीर पर मौजूद देखकर रिलीफ के साथ सांस छोड़कर फिर वांगजी को पूछने के लिए अपने होठों को हिलाते हुए कुछ बोलने जाता है, पर तभी होठों पे थोड़ा सूजन महसूस करके दर्द में थोड़ा ग्रोन करके उठता है, पर होठ पर ऐसे सूजन का वजह ना जानने के कारण शायद मन का वहम या फिर शराब के असर के वजह से कोई साइड इफेक्ट हुआ होगा, ऐसा सोचकर अभी भी सोया हुआ वांगजी से हिचकिचाते हुए बेंग पूछता है, मैं यहाँ पर कैसे आया और ये जगह। बेंग अपने सवालों को पूरा करते हुए और भी सवालें पूछता उससे पहले ही वांगजी उठ बैठकर हल्के इरिटेशन के साथ बोलता है, तुम्हारे सारे सवालों के पीछे जो असल सवाल है उसका जवाब जानना चाहो तो लेट मी टेल यू, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपन, सो रिलैक्स, ओके। मैं बस तुम्हें दिया बात को रखने के लिए तुम्हें गोद में उठाकर मेरे मेंशन आया हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं पता और तुम बोलने के कंडीशन में थे भी नहीं, सो आई कांट हेल्प इट, आई होप तुम समझोगे। इतना बोलकर ही वांगजी और कुछ याद करके एकदम से बेंग के तरफ मुड़ के उसके हाथ को हाथ में लेते हुए हड़बड़ी के साथ माफ़ी मांगते हुए बोलता है, ओहो, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से आपको तुम कह दिया। आप कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना? आपको बुरा तो नहीं लगाना? मैं बस अभी अभी नींद से उठा तो शायद इसी वजह से। वांग जी ऐसे करके बोल रहा था तभी बेइंग अचानक से थोड़ा मुस्कुरा उठकर वांग जी से बोलता है,
आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं जो आपको मुझे आप बोलना ही होगा। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप मुझे तुम बोल सकते हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को सुनकर बेंग के मुस्कुराते हुए फेस को गौर से ताड़ते हुए फ्लैटिंगली वांगजी बोलता है, क्या सच में आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको तुम कह के बोलूँ तो? क्या एक रात के मुलाकात के बाद मेरे ऊपर इतना मेहरबान होने के पीछे कोई स्पेशल खास वजह है? इस बात को और वांगजी के आंखों के उस अजीब नजरिया को देखकर बिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो जल्दी से वांगजी के हाथ से अपने हाथ को खींचकर वापस लेके कटे कटे वॉइस में बोलता है, नहीं कोई खास वजह नहीं है, मैं बस आप अच्छा इंसान है शायद, ऐसा सोचकर ऐसा बोल रहा था। वांगजी अब डेविली मुस्कुरा के बोलता है, शायद मतलब अभी भी तुमको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है राइट? सुनकर अच्छा तो लगा वैसे, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ में मैंने थैंक यू का ये न्यू वर्जन कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और इतना ज़्यादा मदद भी शायद किसी का नहीं किया होगा। सो कुल मिलाकर द होल स्टोरी वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड यूनिक, एंड मुझे यूनिक थिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हेयर दैट, यू नो। वांगजी के बातों में मिक्स चीजिंगनेस को समझकर बिंग हड़बड़ी में अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था सच में, मैंने बस बाय मिस्टेकली बोल दिया। आपने कल रात को मुझे जो मदद किया है उसके लिए मैं मन से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पर कहाँ से शुरुआत करूँ यही ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए प्लीज़ मेरे बातों का बुरा मत मानिए मिस्टर। इसके आगे बिंग रुक जाता है, क्योंकि उसे वांगजी का नाम नहीं पता था। वांगजी हल्के मुस्कान के साथ बिंग के हाथ को हैंडशेक की तरह हाथ में लेकर बोलता है, लन वांगजी, पर फॉर यू सिर्फ वांगजी, नो मिस्टर नो लन, ओके? इस बात को सुनकर बेंग ऑकवर्डली धीरे से हाँ में सर हिला देता है। इस चीज़ को देखकर वांगजी हल्के स्मिंग के साथ अपने फ़ोन को बेड साइड टेबल के ऊपर से उठाते हुए बेंग के आगे पकड़ कर बोलता है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरा भी पर्सनल हेल्थ केयर डॉक्टर बन सकते हैं? अगर आपका हाँ है तो प्लीज़ गिव मी योर नंबर। तो फिर जब भी मुझे प्रॉब्लम होगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। इस रिक्वेस्ट को सुनकर बेंग बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगता है। वांगजी ने उसे कल मदद किया है, उस हिसाब से उसे वांगजी का ये रिक्वेस्ट रखना चाहिए, पर वैसा करने से मिस्टर जिन नाराज हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सनल डॉक्टर होने के नाते ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस तरीके का काम करने से बैंक का जॉब और शिकायत करने से डॉक्टरी लाइसेंस भी जा सकता है। इन सारे चीज़ों को सोचकर बेंग बहुत ही धीमी से आधे अधूरे तरीके से बोलता है, नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। दरअसल ऐसा करने से मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊँगा। पर्सनल डॉक्टर होने के नाते ऐसा कुछ करना हमें सख्त मना होता है। हम एक टाइम पर किसी एक को ही ऐसे इलाज कर पाएंगे, वरना बेंग ने यही तक कहा था। तभी वांगजी हाँ में सर हिलाकर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में बोलता है, इज़ दैट सो? देन और क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, फॉर यू मैं लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, कभी ना कभी तो मेरा बारी आएगा ही ना। तब तक के लिए लेट्स एक्सचेंज फ़ोन नंबर एज ए फ्रेंड। आफ्टर हेल्पिंग यू, शायद मुझे फ्रेंड बनाने में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा राइट? और या फिर अभी तक उस चीज़ के लिए भी तुम श्योर नहीं हो बेइंग? अब इस बात को सुनकर बेइंग
हल्का मुस्कान देके ना इच्छा होने के बावजूद भी अपने फ़ोन का नंबर वांग जी के फ़ोन में डायल करके कॉल लगाता है, जिससे कुछ दूर उसके बैग के अंदर रखा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाता है। बेंग वांग जी को उनका फ़ोन वापस देकर फिर जल्दी जल्दी से बिस्तर से उठकर अपने बैग को कंधे में लेके सिर झुकाकर वो करते हुए बोलता है, मुझे मदद करने के लिए एक बार फिर थैंक यू मिस्टर वांग जी। मुझे अब निकलना होगा, बाय बाय। मेरे वजह से आपको इतना परेशानी हुआ इसके लिए सॉरी। इतना बोलकर बेइंग वहाँ से चले जाते हुए पीछे मुड़कर चलने लगता है। तभी वांग जी डेविल्स मिंग के साथ बेइंग के बैक फिगर की तरफ घूरते हुए धीमी से बोलता है, सी यू सून माई डियरेस्ट लवर बेइंग। तुमसे प्यार करने में मज़ा आएगा। इतना बोलकर ही वांग जी अपने फ़ोन को ओपन करके किसी को कॉल लगाता है। फिर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, मैंने तेरे फ़ोन पे एक पिक्चर भेजा है, उसको लेकर अंकल को दिखा और मेरा रास्ता क्लियर करने में थोड़ा मदद कर दे, ओके। इतना बोलकर फ़ोन को रख के बिस्तर पर वापस से लेटकर ब्लैंकेट को ओढ़कर सुकून से सोते हुए मुस्कुराहट के साथ वांग जी बोलता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 4, सून कम टू मी एंड नॉक माई डोर। इतना बोलकर इधर वांग जी नींद में खो चुका था और वही दूसरी ओर टैक्सी में बैठा बेंग को अचानक से मिस्टर जिन का कॉल आता है। बेंग कॉल को रिसीव करके मिस्टर जिन का वेलबींग पूछने ही वाला था कि तभी दूसरी ओर से मिस्टर जिन बहुत ही गंभीर वॉइस में बोलता है, अगर तुम्हें समय मिल जाए तो एक बार मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। बस इतना सा बोलकर ही मिस्टर जिन कॉल को काट देता है। बेंग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। मिस्टर जिन का आवाज़ कुछ अजीब सुनाई दे रहा था और उनके वॉइस को सुनकर वो बीमार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। बेंग जब मिस्टर जिन के ऑफिस पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करके अंदर घुसता है, तब एक फाइल्स को बड़े गौर से चेक करता हुआ मिस्टर जिन अपने टैब में एक पिक्चर ऑन करके बेंग के आगे टेबल पर बढ़ा देते हुए बोलता है, इस चीज़ को अच्छे से देखो, फिर मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। फिर मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूँगा। बेंग टैब को हाथ में लेकर उसके तरफ देखते ही उसका आंखें सरप्राइजनेस के मारे बड़े बड़े हो जाता है, क्योंकि उस पिक्चर में वांग जी बेंग को गोद में लिया हुआ है और बेंग वांग जी के गले को बड़े क्लींचली हक करके वांग जी के गर्दन पर होठों से छूते हुए अपना फेस रखा हुआ है। इस चीज़ को देखकर बेंग का वॉइस स्टार्टलेट होने लग जाता है। तभी मिस्टर जिन फाइल से अपना आंखें हटाकर बेंग की तरफ देख के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास, या फिर जो पिक्चर में दिख रहा है वही तुम्हारा असलियत है? अगर ऐसा है तो उस दिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ जो कर रहा था उसमें तुम्हारा भी कुछ दोस्त था, राइट? शायद तुमने ही उसे वो सब करने के लिए उकसाया होगा ताकि तुम्हें एक तरफ मज़ा और दूसरी तरफ मुंह मांगी ढेर सारा पैसा मिल सके, और शायद और भी कुछ मोटिव होगा तुम्हारा। जो भी हो, दैट्स नॉट माई कॉन्सर्न नाउ। मुझे जिससे फ़र्क पड़ता है वो है तुम्हारे दिमाग के इस बीमारी को लेकर तुम मेरा इलाज नहीं कर पाओगे, और मैं चाहता भी नहीं तुम जैसा कोई मेरा इलाज करे। सो मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारा चार्जेस भेज दिया है। अब से वी आर स्ट्रेंजर। नाउ प्लीज़ लीव, आई हैव मोर वर्क, एंड प्लीज़ जाते वक्त मेरे हेल्थ चेकअप एंड एवरीथिंग का जो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास है उनको रख के जाना। इतना बोलकर ही मिस्टर जिन वापस से एक दूसरा फाइल्स लेकर उसमें कॉन्सेंट्रेटिंगली देखने लग जाता है। बेंग को थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ समझ आ जाता है
जिनपिंग ने उस दिन का बदला लेने के लिए ये सारा कुछ प्लान करके किया है। शायद और भी कुछ बुरा करता, पर वांग जी के मदद के वजह से बेंग जैसे तैसे बच गया। पर बेंग का जॉब तो चला गया ना। और अगर मिस्टर जिन ने अथॉरिटी से शिकायत किया हुआ होगा तो फिर तो शायद अब उसका डॉक्टर लाइसेंस भी। ऐसा सोचकर बेइंग जल्दी से माफ़ी मांगते हुए मिस्टर जिन को समझाने की कोशिश में बोलता है, नहीं सर, ये पिक्चर छूटा है, यहाँ पर सारा कुछ सजाया गया है, मैं सच में उस तरीके का। बेंग ने यही तक बोला था, तभी मिस्टर जिन बेंग की ओर ग्लेयर देकर बोलता है, मुझे झूठ पसंद नहीं, मैंने ऑलरेडी उस क्लब से इंफॉर्मेशन ले लिया है। सीसीटीवी के साथ साथ वहाँ काम करता सभी एम्प्लॉय ने तुम्हें उनके आँखों से इस पोजीशन में देखा है। इस बात को सुनकर बेंग नाम में सर हिलाकर बोलता है, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल कल यंग मास्टर ने मुझे बोला कि आप। बेंग यही तक बोला था, तभी मिस्टर जिन जोर से शाउट करके बोलता है, शट अप। अपने झूठ को ढकने के लिए मेरे बेटे को बीच में मत लाओ, वरना अभी तक मैंने जो कंप्लेन तुम्हारे बारे में नहीं किया था उसको भी करके तुम्हारा कैरियर तबाह कर दूंगा, समझ आया? नाउ गेट लॉस्ट। इस बात को सुनकर बेंग बहुत ही उदासी के साथ चेयर से उठकर अपने बैग में से सारा डॉक्यूमेंट बाहर निकालकर टेबल पे रख के सिर झुकाकर बो करके, आई एम सॉरी सर, अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। इतना बोलकर वहाँ से अपने टियारी आँखों के आंसुओं के बैलेंस को संभालते हुए बेंग वहाँ से चले जाता है। बेंग अपने सोच में दबे हुए जब उसके छोटे मोटे अपार्टमेंट पर पहुँचता है, तब वहाँ रूम में मौजूद 9-10 अनाथ बच्चे एकदम से दौड़ के आकर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बेंग से बोलता है, बेंग काका, हमारे लिए पेस्ट्री लाए हो ना? आज हम सभी का फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और हम सभी फर्स्ट आए हैं, इसलिए प्रॉमिस के तौर पर आपको हमें मिठाई खिलाना होगा। आपको याद था ना आज का दिन? आप भूल तो नहीं गए हो ना? ऐसा बोल के वो सभी अनाथ बच्चे जो बेंग के केयर में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बड़े हो रहा था, वो सभी बेंग के हाथों को चेक करने लग जाता है। पर दोनों हाथ पूरा खाली देखकर बहुत सैड होकर पजल वॉइस में वो सभी बच्चे बोलते हैं, क्या हुआ गागा? आपको कुछ हुआ है क्या? आपको ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ है आपको? बच्चे तैयारी होने के कगार पर आ चुका था, तभी बेंग उन सभी बच्चों के सिर पर हाथ सहलाते हुए बोलता है, नहीं तो क्या होगा मेरे साथ? मैं तो बस तुम लोगों को चमक देने के लिए थोड़ा नाटक कर रहा था। क्या डर गए थे तुम लोग? पागल कहीं का। चलो सभी जल्दी जल्दी नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम बाहर घूमने जाएंगे, बैलून खरीदेंगे, पेस्ट्री खाएंगे और ढेर सारा मज़ा करेंगे, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो, मज़े करने के बाद घर भी तो लौटना है ना हमें। ऐसा बोलकर बेंग उन सभी अनाथ बच्चों को उनके कमरे में भेज देता है। फिर खुद बहुत ज़्यादा उदास होकर एक बेंच पे बैठ के गहरा साई करके गाल पे हाथ देते हुए आगे आखिर क्या करे सोचने लग जाता है। खुद के साथ साथ इन सभी बच्चों का ज़रूरत का पैसा, स्कूल फीस, भर्ती का फीस, किताब, यूनिफॉर्म और भी बाकी सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? अगर बैंक का जॉब नहीं रहा तो मिस्टर जीन से ऐसा एक्सपीरियंस होने के वजह से बैंक को शायद अब कोई और उस तरीके का बड़े बिजनेसमैन फैमिली से ऑफर नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेगा अब बैंक? क्या करने से इमीडिएटली बैंक को फिर से एक अच्छा खासा पैसों का सोर्स मिल जाए, जिससे बैंक और उसके अनाथ बच्चों का लाइफ ऐसे ही खुशी के साथ बिना कोई प्रॉब्लम के चलते जाए। बैंक ऐसा करके सोच रहा था, तभी बैंक को वांग जी के ऑफरिंग के बारे में ख्याल आता है। बैंक का फेस खुशी से चहक उठता है,
पर तभी वापस से फेस का रंग उतर जाता है। बैंक खुद को ही धमक लगाते हुए बोलता है, मैं भी ना क्या कुछ सोचता हूँ, वो भी तो जिनपिंग का दोस्त थे, तो फिर अपने फ्रेंड के अगेंस्ट जाकर वो मुझे काम पे क्यों रखेंगे। पर क्लब में तो उन्होंने उनके फ्रेंड के अगेंस्ट जाकर मेरा मदद किया था, तो फिर शायद अब भी। नहीं, मुझे अच्छे से सोच लेना होगा। अभी जल्दबाजी में कुछ भी फैसला लेना सही नहीं होगा शायद। इसके बाद कुल मिलाकर 2-3 दिन गुजर जाता है, पर वांग जी के फ़ोन में बैंक का कोई कॉल नहीं आता। सर जीतने के लिए इम्पेशेंट वांग जी अब इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर उठता है। वांग जी जिनपिंग को कॉल लगाकर उसको जो काम करने को बोला था वो ठीक से किया कि नहीं पूछकर जवाब में, हाँ तूने ठीक जैसा बोला था वैसे ही कर दिया था मैंने। क्यों, पंछी अभी तक पिंजरे में नहीं फंसा क्या? ये बात सुनकर एकदम से फ़ोन काट के बड़े इरिटेट होकर अब खुद से बैंक कहाँ है अभी इसका पता लगाने लग जाता है वांग जी। बैंक ने अपने मन के बेचैनी को संभालना पाके वांग जी के ऑफरिंग को भुलाकर बहुत ही मजबूर होके एक छोटे मोटे हॉस्पिटल पर एक जैसे तैसे चले जाने वाले सैलरी का जॉब कर रहा था। जिस चीज़ का इन्फॉर्मेशन पाके वांग जी एकदम से गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर फेंक के तोड़ते हुए गुर्रा उठकर बोलता है, नॉनसेंस, तुम्हें बस चुपचाप मेरे पास आना था, पर लुक लाइक तुम्हें शुरू से ही मोर अटेंशन चाहिए। ओके देन, जस्ट वेट फॉर मी। इतना बोलकर वांग जी अपने ड्रेस को ठीक ठाक करके हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच और ढेर सारा पैसा मनी बैग में लेकर घर से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद उस हॉस्पिटल के आगे पहुंचकर फेस में एक डिस्गस्ट फेस एक्सप्रेशन लेकर कार के स्टोरेज में एक जगह रखा मास्क को निकाल के पहनते हुए उस हॉस्पिटल की ओर देखकर वांग जी बोलता है, कैसे कैसे काम करना पड़ा है। अब तो मुझे लगता है मुझे सिर्फ लुक पे आकर वो चैलेंज शायद नहीं लेना चाहिए था। जस्ट बुलशिट। इतना बोलकर वांग जी ना चाहते हुए भी कार से निकल जाता है। रिसेप्शन के आगे पहुंचकर आई वांट टू मीट डॉक्टर वेंग, वेयर इज ही? ऐसा बोलते ही वो रिसेप्शनिस्ट एक तरफ हाथ से दिखाकर वांग जी से बोलती है, जी यहाँ से सीधे चले जाइए, सामने जो कॉमन पेशेंट वार्ड दिखेगा वो वही है। इस बात को सुनकर वांग जी बिना कोई थैंक यू या और कोई ग्रैटिट्यूड के वहाँ से मुंह फेर कर सीधे उस तरफ जाने लगता है। वांग जी के इस एरोगेंट हैंडसम बट रूड बर्ताव को देखकर वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा कॉन्फ्यूज और थोड़ा मस्मराइजेशन के साथ खुद से ही बोलती है, ऐसा इंसान इस जगह पर क्या कर रहा है, वो भी मिस्टर वेंग से मिले। क्या डॉक्टर वेंग इनको पहचानते हैं? काम से छुट्टी के टाइम पूछूंगा। इतना बोलकर वो रिसेप्शनिस्ट अपने ब्लासी फेस को थपथपाते हुए उसके इमेजिनरी वॉल से बाहर निकल के काम पे वापस ध्यान लगाता है। वही दूसरी ओर वांग जी आसपास गुजरते सभी पेशेंट को इरिटेटिंग नज़रों से देखते हुए साइड से आगे बढ़ते हुए सीधे उस कॉमन पेशेंट के वार्ड में घुसकर आगे एक पेशेंट को ध्यान से बातें करते हुए चेकअप करता हुआ बेंग को देखकर जल्दबाजी में एकदम से उसके पास जाकर उसको टाइट से हक करते हुए शिकायत करके बोलता है, क्या है बेंग, तुम मुझे भुलाकर यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेंग अचानक का इस एक्शन से चौंक के उठकर जल्दी से वांग जी के टाइट हगिंग हाथों को खुद से हटाते हुए बोलता है, कौन है आप और मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? क्या आपका दिमागी हालत खराब है या फिर आपको कोई गलतफहमी हुआ है? ऐसा बोलते हुए जब बेंग जैसे तैसे वांग जी के हाथ को खुद से छुड़ाकर उनको फेस टू फेस देखता है तब ये पर्सन और कोई नहीं वांग जी है देखकर बेंग का हालत बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है। तभी वांग जी वापस से उदासी के साथ बेंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ के बोलता है, क्या तुमने सच में मुझे भुला दिया? मैंने सोचा था शायद
मैं गलत समझ रहा हूँ। शायद तुम हिचकिचाहट के वजह से मेरे पास खुद से नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए जिनपिंग से तुम्हारे जॉब जाने के बाद को सुनकर दौड़ के तुम्हारे पास चला आया। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड। और वैसे भी जब मेरे थोड़े कम सावधानी के लिए ये सारा डिजास्टर तुम्हारे साथ हुआ है, तब तो मुझे ही तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहिए ना। प्लीज़ लेट्स गो विथ मी बेइंग। मैं तो तुम्हें मेरा पर्सनल डॉक्टर बनाने के लिए लाइन में ही था ना, और तुमने मुझे खाली होने पर मेरा डॉक्टर बनने का प्रॉमिस भी किया था। तो फिर अब इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? इसका मतलब क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था बेइंग? क्या मेरे मदद के बदले तुम मुझे ये थोड़ा सा मदद भी नहीं कर सकते? क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ तुमको? बोलो ना बेइंग, क्या ऐसा सोचते हो तुम मुझे? वांग जी के इन सभी बातों से वहाँ मौजूद सभी पेशेंट बेइंग और वांग जी के तरफ थोड़ा अजीब कॉन्फ्यूज नज़रों से देखने लग जाते हैं, जिनको देखकर बेइंग जल्दी से हड़बड़ी में वांग जी से बोलता है, नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से अभी जाइए, मैं बाद में आपको फ़ोन करूँगा, ठीक है? इस बात को सुनकर वांग जी एकदम से नाम में सर हिलाकर मना करते हुए जिद के साथ बोलता है, नहीं, तुम्हारा ये बात में कभी नहीं आता। आई एम डैम श्योर तुम अगेन सब कुछ भूल जाओगे। इसीलिए जब तक तुम मुझे फेस टू फेस अभी के अभी मेरा डॉक्टर बनने के लिए हाँ नहीं बोल देते, तब तक मैं यहाँ से एक पाँव भी नहीं हिलाऊंगा, चाहे तुम जो भी बोलो। इस चीज़ को देखकर बेइंग एक गहरा साय करके वांग जी का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ चलते हुए बोलता है, आपका हाइट और उम्र दोनों ही आपके इस जीत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ ये सब बचकानी हरकतें छोड़कर जाइए यहाँ से। ऐसा बोलते हुए जब बेइंग वांग जी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, तब वांग जी एकदम से बेइंग को पकड़े हुए हाथों से खींच के करीब ले आकर उसके होठ पर एक क्विक किस करके बोलता है, आई लव यू बेइंग, एंड मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए तुम इस तरह स्ट्रगल करो। मैं सह नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस काम को छोड़कर मेरे साथ चलो, प्लीज़ बेइंग। इस सडन लव प्रपोजल और इस किस से चौंक के उठकर बेइंग झट से वांग जी को पुश करके थोड़ा दूर हटकर शाउट करने जाता है, पर फिर आसपास के सराउंडिंग में घूमता फिरता सभी लोगों को नोटिस करके बड़े धीमी वॉइस में धमक लगा कर बोलता है, क्या पागल है आप? ऐसे अचानक सबके सामने? बेइंग ने यही तक बोला था, तभी वांग जी नीचे जमीन पे घुटने टेक कर बैठ के हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैं पागल हूँ पर तुम्हारे प्यार में। आई एम सॉरी बेइंग, पर ये सब अचानक नहीं है। तुम्हें उस दिन क्लब में आंखों के सामने देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। प्लीज़ बिलीव मी, मैं मेरे फ्रेंड जैसा नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करता हूँ। आई कैन प्रूव इट। मेरे एक्शन से मैं तुमको प्रूव कर दूँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे चीप छोटे से जगह पर यूँ सफ़र करते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें मुझे प्यार करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर मुझे तुम्हें चेरिश करने का एक मौका दे दो प्लीज़। प्लीज़ बेइंग, आई एम बेगिंग यू। आई श्योर अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अब इस बात को सुनकर बेइंग, जो कि क्लब के उस दिन के मदद के बाद से पहले से ही वांग जी को लेकर थोड़ा स्पेशल स्पॉट पैदा कर चुका था, वो अभी इस सिचुएशन में पड़ के अपने दिल के आगे हार मानकर एक गहरे साय के साथ हाँ में सर हिलाकर हिचकिचाते हुए धीमी से बोलता है, ठीक है, पर अभी आप जाइए। मैं यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी से बातचीत करके काम छोड़ने के बारे में बात करके फिर आ जाऊँगा आपके वहाँ। तो मुझे थोड़ा देर होगा, इसलिए अभी के लिए आप यहाँ से जाइए प्लीज़। इस बात को सुनकर वांग जी बिल्कुल एक बच्चे की तरह नाम में सर हिलाकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तुम सारा बात ख़त्म करके बाहर आओ। मैं तब तक यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
अब इस बात को सुनकर बेंग वेरी स्ट्रिक्टली बोलता है, क्या आप सच में पागल हो गए हैं? मैंने बोला ना अभी मुझे टाइम लगेगा, और तब तक आप ऐसे ही यूँ घुटने टेक कर बैठे रहेंगे? क्या इसमें कोई सेंस है? मुझे ज़रा बताइए। अब वांग जी हैप्पीली मुस्कुराते हुए अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, अगर तुम मुझे हाथ पकड़ के उठाओगे तो मैं ज़रूर उठूँगा। इस बात को सुनकर जब बेंग वांग जी के हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचता है, तब वांग जी एकदम से उठ खड़ा होते हुए सीधे जाकर बेंग को टाइट से हक कर लेता है। बेंग हड़बड़ाकर जल्दी से वांग जी को हटाने का कोशिश करते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप? सभी हमारे तरफ देख रहा है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। वांग जी बेंग के गर्दन पर अपना गर्म सांस फैलते हुए कान में बड़े डिटरमाइंडिंगली बोलता है, नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पैर जम गया है। तो अगर मैंने कोई रेकलेस मूवमेंट किया तो मैं सीधे ज़मीन पर गिर जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ गिरोगे, और तब लोगों को जो सीन दिखेगा वो तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसलिए प्लीज़ मेरा थोड़ा मदद कर दो और मुझे थोड़ा कार में बिठा दो। इस बात को सुनकर बेंग थोड़ा कॉन्सर्न होकर वांग जी को पकड़ते हुए धीरे धीरे ले जाकर कार के फ्रंट सीट में बिठाने जाता है, पर तभी वांग जी मना करते हुए बोलता है, ऐसे हालत में आई थिंक बैक सीट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इस बात को सुनकर ऑलरेडी वांग जी के भारी भरकम शरीर को संभालते हुए जैसे तैसे चलने के लिए मैनेज करता हुआ बेंग जोर जोर से सांसें लेते हुए बोलता है, मेरे पास और ताकत नहीं बचा, आप प्लीज़ यहीं पे बैठ जाइए, फिर पैर ठीक हो जाने पर खुद से वहाँ चले जाना। इस बात को सुनकर वांग जी दोबारा मना करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम थक गए हो, पर और थोड़ा सा प्लीज़। मुझे पता नहीं मेरा पैर कब ठीक होगा, तो जब तक तुम नहीं लौटते तब तक ऐसे बैठे रहने में मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। तो प्लीज़ बेंग, और थोड़ा सा तकलीफ़ करके मुझे ज़रा बैक सीट पर बिठा दो। इस बात को सुनकर बहुत लाचार बेंग अब वांग जी को वापस से टाइट से हक करके उस बैक सीट के तरफ जाने लगता है। बेंग वांग जी को बैक सीट पर बिठाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वांग जी बेंग को अपने साथ खींच के उस बैक सीट पर लेट के एकदम से बेंग के कमर को टाइट से जकड़ लेता है। इस सडन एक्शन से बेंग बहुत ज़्यादा घबरा जाके वांग जी के शर्ट को टाइट से क्लिंच करके पकड़ लेता है। फिर कमर पे टाइट जकड़ को महसूस करके एकदम से वांग जी के फेस के तरफ देख के फिर सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या है ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब पहले से सब कुछ ठीक करके रखे थे राइट, इसीलिए ये सारा नाटक किया है ना? इस बात को सुनकर वांग जी के फेस पर झलका मुस्कान अब उदासी में बदल जाके बेंग से बोलता है, तुम अभी भी मुझे डाउट कर रहे हो? पर तुम्हें नहीं लगता अगर मुझे ये सब कुछ करना होता तो उस रात मेरे पास एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, और अगर मुझे नाटक करना ही आता तो मैं उस दिन सुबह भी उस नाटक को अच्छे से यूज़ करते हुए नशे की हालत में तुमने ही सारा कुछ किया है, मैं तो बस तुम्हारा पुतला था, ऐसा बोल के इनोसेंट नहीं बन जाता। इन सभी बातों को सुनकर बेंग सारा कुछ सोचते हुए गिल्टीनेस के साथ बोलता है, सॉरी मैं वैसे नहीं बोलना चाहता था, पर अचानक आपने मुझे वैसे खींचा तो मैं जरा। इस बात को सुनकर अब वांग जी मुंह फुलाते हुए बोलता है, दो बार बेंग, और आप तो हम लवर भी बन गए हैं, तो अगर तुम अब भी मुझ पे इस तरीके से डाउट करोगे तो मेरे दिल को कितना ठेस पहुँचेगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा बेंग। अब तुम सॉरी बोल रहे हो, पर मुझे पता है तुम फिर से वापस किसी समय में मुझे ऐसे ही डाउट करोगे, क्योंकि तुम अभी भी मुझे और मेरे प्यार के सच्चाई को लेकर कॉन्फर्म नहीं हो राइट। इस बात को सुनकर बेंग झट से नाम में सर हिलाकर बोलता है,
नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ थोड़ा सा समझिए। मैं दरअसल अचानक इस तरह होने की वजह से। इस बात को सुनकर वांग जी बेंग के आंखों में गहरे नजरों से देखते हुए बोलता है, कॉम्पनसेट करो पहले, फिर मैं समझूंगा, वरना नहीं। इस बात को और वांग जी के गहरे नजरों को देखकर बेंग ब्लासी फेस में कॉन्फ्यूजन के साथ बोलता है, कॉम्पनसेट? किस तरह? आपको क्या चाहिए? वांग जी वही गहरे नजरों से अब बेंग के लाल लाल होठों के तरफ देखते हुए बोलता है, किस मेरे होठों पे, यहाँ। ऐसा बोलकर वांग जी अपने एक उंगली से खुद के होठ पे टैप करता है। फिर वही एक ही नज़रों से बेंग की ओर देखे जाने लगता है। बेंग बहुत ज़्यादा बेचैन फील करने लगता है। वो हड़बड़ाते हुए एक बार आगे पीछे सिर घुमाकर आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके फिर झट से एक क्विक किस करके फिर वांग जी से बोलता है, अब छोड़िए मुझे, वरना कोई देख लेगा तो पिछली बार की तरह। बेंग ऐसा करके बोल रहा था, तभी वांग जी बात को काट कर वही एक ही गहरे वॉइस में बोलता है, अभी नहीं, पहले मुझे किस करके कॉम्पनसेट करो, फिर मैं ज़रूर छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर अब बेंग थोड़ा बहुत गुस्सा होते हुए बोलता है, कितनी बार कॉम्पनसेट करूं? एक बार तो किस किया ना मैंने, और नहीं, छोड़ो मुझे। अब वांग जी अपना पकड़ और भी ज़्यादा टाइट करते हुए बेंग को उनके साथ और भी ज़्यादा कस के चिपकाते हुए बोलता है, तुमने किस किया और मेरे होठों को पता ही नहीं चला। क्या इसको किस बोलते हैं? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए जब तक तुम्हारे किस के इफेक्ट से मेरा होठ पूरी तरह लाल नहीं हो जाता और वह थोड़ा सोजा नहीं आ जाता, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। तो जल्दी से शुरू करो ताकि मैं तुम्हें जल्दी छोड़ सकूं। इस बात को सुनकर बेंग एकदम से स्टार्टलेटेड होते हुए बोलता है, ये सब अब क्या बोल रहे हैं? किस ऐसे नहीं होता, और मुझे भी नहीं आता ऐसा कोई किस। बेंग ने ये बात बोला ही था कि तभी वांग जी एकदम से बेंग को लेकर उठ बैठ के कार का दरवाज़ा बंद करके फिर झट से बेंग के होठों को अपने मुंह में लेते हुए बहुत ही तेज़ी से साफ करना शुरू कर देता है। बेंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वांग जी अचानक ऐसा कुछ करेगा उसने अंदाजा नहीं किया था। बेंग वांग जी के सीने पर जोर जोर से थपथपाते हुए उसका सांस खत्म हो गया है, अब छोड़ दीजिए प्लीज़, इस चीज़ का इशारा करने लगता है। पर एक बार मौका पाकर उसको जितना हो सके मन भर के एंजॉय करता हुआ वांग जी बेंग के इन सभी बर्तावों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ बेंग के होठों पर ही कॉन्सेंट्रेट किए हुए थे। तभी एक समय के बाद जब बेंग को वांग जी छोड़ देता है और इतने लॉन्ग किस के वजह से बुरा हालत हो चुका बेंग के लाल लाल सूजा हुआ होठों को उंगली से छूते हुए चाहत भरी वॉइस में, अब इसको किस बोलते हैं? तुम्हें मैं ठीक ऐसे ही किस करने को बोल रहा था, पर यू डोंट नो। सो यही तक बोल के वांग जी रुक जाता है, क्योंकि बेंग के फेस पर अब जो टियारी और एंग्री लुक था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये किस सिर्फ वांग जी ने ही एंजॉय किया है और बेंग उस स्ट्रगलिंग के बीच से गुजरकर अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस चीज़ को देखकर वांग जी जल्दी से अपने एक्शन को एक अच्छे कवर अप से ढकते हुए बेंग के फेस को पकड़कर बड़े कॉन्सर्न वॉइस में बोलता है, इज़ दैट हार्ट बेंग? तुम्हें दर्द हुआ बहुत? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे रोक देना चाहिए था ना, तुमने रोका क्यों नहीं? इसीलिए मैंने सोचा शायद तुम्हें अच्छा। वांग जी अपना बातें पूरा कर ही रहा था कि तभी बेंग बड़े जोर जोर से रो उठ कर बोलता है, अब झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है मैं आपको बहुत पहले से रुक जाने का इशारा कर रहा हूँ, पर आप जानबूझकर मेरे सारे रोक टोक को नज़रअंदाज करके आपने कहा आप मुझसे प्यार करते हैं और आप आपके दोस्तों के तरह नहीं है। पर जब मैं
वैसे स्ट्रगल कर रहा था, देखकर भी अब मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब मुझे आपके बात और आप पर सच में बहुत डाउट हो रहा था। अब क्या सच में मुझे चाहते हैं या फिर मेरे शरीर को, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अगर आपका प्यार कुछ इस तरीके का ही है तो आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके का प्यार पसंद नहीं। मैं मेरे प्यार को इस तरह नहीं चाहता। मेरा प्यार एक जेंटल, लविंग और केयरिंग पर्सन होगा, जिससे कभी मैं ये सब खुशी खुशी करना पसंद करूँगा, ना कि ऐसे जोर जबरदस्ती दुख दर्द और स्ट्रगल देकर इस तरह अचानक से। सच बोलूँ तो आपके लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है, पर उसको प्यार का नाम मैं तभी देना पसंद करूँगा जब आप मेरे पसंदीदा पर्सन की तरह होंगे, उससे पहले नहीं। इतना बोलकर ही बेंग वांग जी के गोद से उठकर उस कार से बाहर जाने जाता है। तभी वांग जी झट से बेंग को बड़े टाइटली हक कर लेकर घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ बेंग, नाराज मत हो। आई प्रॉमिस, जब तक तुम खुद से मुझे परमिशन नहीं देते तब तक मैं तुम्हें फिर कभी भी ये सब कुछ करने पर मजबूर नहीं करूँगा। क्या अब ठीक है? तुम्हारा नाराजगी उतर तो गया ना प्लीज़? अब बेंग थोड़ा शांत होते हुए स्नाइप करते करते बोलता है, हाँ उतर गया, अब छोड़िए मुझे, मैं हॉस्पिटल पर इंचार्ज से बात कर कर फिर आता हूँ। ऐसा बोलकर बेंग ओबिडियन वांग जी अपने हाथों का पकड़ ढीला कर देने पर वांग जी के गोद से उठकर कार से बाहर निकल जाता है। बेंग के चले जाते फिगर के ओर देखते हुए कार में बैठा हुआ वांग जी फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने बालों को मेकअप करते हुए बहुत गुस्से में बोलता है, यू आर जस्ट टू मच। एक किस के लिए कौन इतना इतराता है? एक छोटे से शर्ट के लिए इतना एफर्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं दिया। लगभग 100-200 लड़कियां तो होंगे ही जिनको मैंने बस कुछ ही पल में बिस्तर पर जाने के लिए तैयार कर लिया था, पर तुम लड़का होकर भी इतना ज़्यादा इतर रहे हो। इट्स जस्ट टू मच इरिटेटिंग। अच्छा बर्ताव करते करते मैं तो थक गया, और अब तुम्हें और भी अच्छा चाहिए। जितना इरिटेटिंग तुम हो उससे भी कहीं ज़्यादा इरिटेटिंग तुम्हारा पार्टनर चॉइस है, सच में। ऐसा बोल के ही वांग जी बेंग की तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। फिर अपने पॉकेट से उनके सिगरेट बॉक्स को निकालकर उससे एक सिगरेट निकाल के उसको पीने लग जाते हैं। जब बहुत टाइम बाद बेंग अपना सारा काम निपटा कर हॉस्पिटल से बाहर निकाल के कार की तरफ आ रहा था, तब वांग जी झट से अपने हाथ में पकड़ा 7 सिगरेट विंडो से बाहर फेंक के अंदर के सिगरेट धुएं को हाथ से हवा देकर बाहर के तरफ भेजने का कोशिश करने लग जाता है। पर फिर भी अंदर आते ही बेंग फर्स्ट थिंग जो करता है वो है वांग जी को पूछना कि वो क्या सिगरेट पीते हैं। इस क्वेश्चन को सुनकर वांग जी बहुत ही हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, नहीं हर वक्त नहीं, बस कभी कभी, पर अगर तुम बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा। वेट, मैं अभी कार फ्रेशनर ऑन करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वांग जी हड़बड़ी करते हुए आगे की तरफ जाने जाता है, पर तभी बहुत बड़े लंबे चौड़े होने के वजह से उनका सिर एकदम से जाकर कार के स्टीयरिंग पे ठुक जाता है। वांग जी दर्द में थोड़ा चीख के उठता है। तभी बेग बड़े जोर जोर से मुस्कुरा उठकर वांग जी को खींच के वापस सीट पर बिठा के उनके सिर पर हाथ सहलाते हुए वही खिलखिलाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्या लगा आपको? इतने बड़े हैं पर कॉमन सेंस थोड़ा सा भी नहीं। यहाँ से बाहर निकाल कर आगे ना जाके ऐसे अंदर से ही आगे जाने का कोशिश क्यों कर रहे थे? आपके शरीर के हिसाब से आपको लगता है इस तरह पेश आना आपको शोभा देता है? वैसे अच्छा ही हुआ शायद आपका ढीला स्क्रू टाइट हो गया होगा। बेंग ऐसा करके बोले जा रहा था, तभी वांग जी बेंग के सहलाते हुए हाथ को मुट्ठी में पकड़ के थोड़ा गुस्से के साथ बोलता है,
तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? क्या ऐसे तुम चेरिश करते हो अपने प्यार को? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, और तुम मेरे तकलीफ पर हंस रहे हो। क्या ये है तुम्हारा प्यार? डॉक्टर बेइंग इतना क्रूल कोल्ड हार्टेड है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब अगर इसके बाद मैं तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारे होठ पर किस करके तुम्हारा हंसी बंद कर दूँ, तो तब तुम क्या बोलोगे बेइंग? जाहिर सी बात है तुम इस बार नाराज तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हरकतें मुझसे भी ज़्यादा जालिम है। इस बात को सुनते ही बेइंग के फेस से मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाता है। बेइंग जल्दबाजी में अपने होठों को हाथों से कवर करके बोलता है, भूल के भी ऐसा करने का सोचना मत, वरना इस बार मैं आपको बिल्कुल नहीं माफ करूँगा, पक्का। और आप हरकतें ऐसे करते हैं तो मेरे हंसने से क्या दिक्कत है? मैं तो क्या, दूसरा कोई भी आपके इस हरकतों को देखकर ऐसे ही हंस पड़ता। मैं तो फिर भी आपके लिए फिक्र करते हुए आपके सिर पर हाथ सहला रहा था। इस बात को सुनकर वांग जी फ्रस्ट्रेटिंगली मुस्कुरा के उठकर बोलता है, हाँ हाँ देखा मैंने, सहला कम रहे थे और तरह तरह के बातें बोलते हुए हंसते हंसते मेरा मजाक ज़्यादा उड़ा रहे थे। मैंने तुम्हारा एक यार नोटिस किया है बेइंग, नो वरी। अब इस बात को सुनकर बेइंग वांग जी के नाराजगी भरी फेस एक्सप्रेशन को देखकर सच में थोड़ा गिल्टी फील करते हुए, हिचकिचाते हुए वांग जी के फेस को पकड़ के उनके सिर पे जहाँ पर चोट लगा था वहाँ पर एक लविंग किस करके फिर वेरी साई स्टार्टलेटेड वॉइस में बोलता है, अब तो ठीक है ना? आप प्लीज़ और नाराज मत रहिए। आई एम रियली सॉरी। बेंग के इस अनोखे बर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका वांग जी अब बेंग के फेस की तरफ देखते हुए डेविल स्मिंग के साथ बोलता है, तो इसका मतलब ये कहावत सही है, सच में सबर का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। पर तुम्हें नहीं लगता मेरे लिए सिर्फ एक मीठे से काम नहीं बनेगा, बल्कि मिठाई का पूरा थाल लगेगा? क्योंकि तुमने तो अभी कहा था ना, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा सड़ा है, तो इतने छोटे से मीठे से मेरा भूख तो नहीं मिटेगा, राइट? इस बात को और वांग जी के टीजिंग फेस एक्सप्रेशन को देखकर बेंग बहुत ज़्यादा एम्बारेस होते हुए वांग जी को कार से बाहर ढकेलते हुए बोलता है, इस तरह उटपटांग बातें ना करके जल्दी बाहर जाइए और आगे जाकर कार स्टार्ट कीजिए। आपके वहाँ जाकर सारे काम के बातें ख़त्म करके मुझे वापस घर भी लौटना है। आज मेरे एक स्पेशल वन का बर्थडे भी है, इसीलिए मुझे एक केक और गिफ्ट भी प्रिपेयर करना होगा, सो प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए। इस बात को सुनकर कार स्टार्ट करने जाता वांग जी एकदम से पीछे मुड़कर बहुत ही सीरियस क्वेश्चनिंग वॉइस में पूछता है, स्पेशल वन? कौन है वो? तुम्हारा पति पत्नी या फिर बच्चे? बच्चे बच्चे तो नहीं है ना? आर यू ऑलरेडी मैरिड और समथिंग? इस बात को सुनकर बेंग बहुत ही नाराजगी भरी लुक में वांग जी की ओर देखकर एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोलता है, आपको क्या लगता है मैं उस टाइप का पर्सन हूँ? इस बात को और बेंग के फेस एक्सप्रेशन को देखकर वांग जी एकदम से मुस्कुराहट के साथ बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है यू आर टू यंग फॉर ऑल दैट थिंग। पर देन तुम्हारा ये स्पेशल वन कौन है आखिर, जिसके बर्थडे पर तुम इतना कुछ प्रिपेयर करने वाले हो? मैं बस अभी अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना हूँ, तो अचानक ऐसा कुछ सुनकर मेरा दिल थोड़ा घबरा गया है, इसलिए मैं थोड़ा उसे शांत करने के लिए तुमसे रियलिटी पूछ रहा था। पर अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। पर वैसे सच में सोचने के बात है, आखिर तुम्हारा वो स्पेशल वन हो कौन सकता है? अब बेंग और नाराज नारायपा के हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, अगर आप इतना ही क्यूरियस हो तो क्यों ना आज रात उसके बर्थडे पर सीधे उससे मिलने चले मेरे साथ। बेंग ने ये बात बड़े कैजुअली बोला था,
पर ये बात बोलते ना बोलते ही वांग जी एकदम से मुस्कान के साथ पीछे सिर घुमाकर बोलता है, यस, तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है ये बहुत राइट आइडिया है। लेट्स गो देन। घर ना चल के तुम्हें जो जो खरीदना है उनको खरीद के सीधे तुम्हारे घर चलते हैं। पहले केक शॉप चले या फिर शॉपिंग मॉल फॉर बाइंग गिफ्ट, व्हाट डू यू से? वांग जी को ऐसे अचानक चलने के लिए राजी हो जाते देख बहुत ही दुविधा में पड़ चुका बेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, पहले शॉपिंग मॉल चलते हैं, फिर केक शॉप चलेंगे। इस बात को सुनते ही वांग जी कार स्टार्ट कर देता है। सारा कुछ खरीदने के बाद जब वांग जी बेंग के साथ बेंग के अपार्टमेंट पहुंचता है, तब वांग जी अचानक दरवाजे के लॉक को खोलता हुआ बेंग को एकदम से पूछता है, क्या तुम्हारा वो स्पेशल वन तुम्हारे घर पे रहता है? इस बात को सुनकर दरवाजा खोलता हुआ बेंग वेरी कैजुअल वॉइस में बोलता है, नहीं तो क्या, मेरा स्पेशल वन आपके घर पे रहता। बस और थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, अभी आपको पता चल जाएगा मेरा स्पेशल वन आखिर कौन है और कितना है। ऐसा बोलकर ही बेंग वांग जी की तरफ एक मिस्टीरियस मुस्कान दे के फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। वांग जी बेंग के बातों को और इस मुस्कान को ठीक से समझ ना पाके बेंग के पीछे पीछे अंदर घुसते हुए बेंग से बोलता है, व्हाट डू यू मीन बेंग? वांग जी ने ये बात बोला ही था तभी बेंग दरवाजा खुलने के आवाज़ों से भागकर दरवाजे पे आकर खड़ा हुआ। सभी बच्चों में से एक छोटे से बच्ची के सिर पर बर्थडे टोपी पहनाते हुए बोलता है, ये है मेरा स्पेशल वन जिसका आज बर्थडे है। इतना बोलकर बेंग उस बच्ची के पीछे जाकर घुटनों के बल उसके पीछे बैठकर उस बच्ची के एक हाथ को पकड़कर ऊपर उठा के हाय जैसा गेस्चर में हिलाते हुए क्यूट तरीके से बोलता है, हाय मिस्टर वांगची, मेरा नाम लिली है और आज मेरा बर्थडे है। आप मेरे बर्थडे पर पहला और आखिरी गेस्ट है, तो आपने मेरा गिफ्ट लाया है ना? ऐसा बोलकर बेंग उस बच्ची के हाथ को वांग जी की तरफ फैला देता है। फिर साइड से सिर बाहर निकालकर झांकते हुए नटखट मुस्कान के साथ बोलता है, कहाँ है गिफ्ट मिस्टर वांग जी? बर्थडे गर्ल मांग रहा है आपसे, आप दे भी दीजिए। और कितना वेट करवाएंगे आप? मेरे स्पेशल वन को इतना वेट करवाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब सुनकर दुविधा में पड़ चुका वांग जी को याद आता है, उन्होंने सारा टाइम तुम्हारा स्पेशल वन आखिर है कौन? बस इसी सवाल को पूछते हुए बेंक के पीछे पीछे घूमता रहा और गिफ्ट खरीदने के बारे में पूरा भूल गया। इसी वजह से बेंक जानबूझकर उनको सता रहा है। इस चीज को समझकर वांग जी एक डेविल स्मिंक करके बेंक की तरफ देख के टीजिंगली बोलता है, अगर ऐसा है तो गिफ्ट तो जरूर देना होगा। ऐसा बोलकर ही वांग जी अपने हाथ से एक सोने के अंगूठी में चुभाया डायमंड रिंग को उतारकर उस छोटी सी बच्ची के हाथ में देकर वेरी कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलता है, लुक लाइक मैं जीत गया, जबकि मुझे हारते देख तुम ज्यादा खुश होते। पर नो वरी, शायद हमारा प्यार और गहरा होने पर अगली बार मैं तुम्हारा मन जरूर रख लूँ। सो हार जाने के लिए सैड मत होना, ठीक है? इस बात को सुनकर बेंग उस बच्ची के पीछे से उठ खड़ा होते हुए मुस्कुराहट के साथ वांग जी के अंगूठी को उनके हाथ में वापस देते हुए बोलता है, अपने मन के बहम और ये अंगूठी दोनों ही अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ना तो यहाँ कोई हार जीत का बात चल रहा है और ना ही ये अंगूठी उसके उंगली के नाप का है, तो इसको गिफ्ट के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इस बात को सुनकर वांग जी डिसएग्री करते हुए बोलता है, अभी ना तो बड़ा होकर उसके उंगली में तो आ ही जाएगा, तो फिर क्यों नहीं? और वैसे भी ग्रोथिंग उम्र पे
उनके नाप का कुछ देने से वो जल्दी ही छोटा पड़ जाता है। इसलिए गिफ्ट हमेशा फ्यूचर के हिसाब से देना चाहिए। ये बात हमेशा मेरा माँ बोलता था। इसीलिए मेरा गिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा बोलकर वांग जी उनके गले से चेन उतार के उसके अंदर वो अंगूठी डालते हुए उस चेन को उस बच्ची के गले पर पहना के बेंग के तरफ देख के बोलता है, अब तो ठीक है ना? अब तो नाक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। वांग जी के इस हरकत को देखकर बेंग अब उस बच्ची को गोद में उठाकर एक गहरे साय के साथ वांग जी से बड़े सीरियस वॉइस में बोलता है, आपको आपके पैसों को ऐसे बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एक छोटी सी बच्ची को इतना महंगा गिफ्ट देकर उसको दया और मेहरबानी में बदलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर अब वांग जी उस बच्ची को बेइंग के गोद से छीनकर अपने गोद में लेते हुए उसके गले पर पहनाया हार को अच्छे से ठीक ठाक करते हुए एरोगेंटली बोलता है, यू आर जस्ट टू मच बेइंग। सभी तुम्हारे तरह नहीं होता, समझे? आई एम डैम श्योर बच्ची भी तुम्हारे तरह बिल्कुल नहीं है। उसका स्माइल बोल रहा है उसको ये गिफ्ट कितना पसंद आया है। राइट बेबी? जरा एक बार मुंह से बोल दो तो, तुमको ये गिफ्ट कितना पसंद आया। वांग जी ऐसा करके बोल तो रहा था पर वो बच्ची वांग जी के किसी भी बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस बेंग के तरफ देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था और बेंग भी उसके तरफ देख के मुस्कुराए जा रहा था। वांग जी इन चीज़ों को नोटिस करके थोड़ा सा इरिटेशन के साथ बेंग से शिकायत करके बोलता है, तुम उसको आंखों से इशारा करके मना कर रहे हो, राइट? इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। इस बात को सुनकर बेंग हल्के मुस्कान के साथ वांग जी से बोलता है, जी नहीं मिस्टर, मैंने उसको बात करने के लिए मना नहीं किया। वो खुद ही बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो जन्म से ही म्यूट है। इसीलिए उसके माँ पापा ने उसको छोड़ दिया है। सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ पर रहता मेरे सभी स्पेशल वन को जन्म से ही कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। इसीलिए उन सभी को उनके परिवार वालों ने एबंडन कर दिया है। इसी वजह से बाय लक और या फिर बाय कोइंसिडेंट कोई ना होकर भी मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ऐसा बोलकर ही बेइंग सरप्राइज हो चुका वांग जी के हाथ से उस छोटी सी बच्ची को वापस से गोद में लेकर बाकी बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, चलो चलो सभी अंदर चलो। 12 बजने से पहले सब कुछ तैयार करना होगा वरना बर्थडे केक बुरा मन जाएगा। ऐसा बोलकर उन बच्चों को घर के अंदर के तरफ ले जाते हुए अचानक पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देखकर लविंग वॉइस में बेंग बोलता है, क्या हुआ मिस्टर वांग जी? बर्थडे केक नहीं खाना आपको? और या फिर स्पेशल वन के स्पेशलिटी जानने के बाद आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया? अगर वैसा है तो दरवाज़ा खुला ही है। इस बात को सुनकर वांग जी जल्दी से खुले दरवाजे को बंद करके अपने बूट को एंट्रेंस पे उतार के रखकर आगे बेंग के पास जाके गोद में रखा बच्ची के चीक को हल्के से पिंच करते हुए बहाने से बेंग को हक करके धीमी से बोलता है, ऐसे कैसे चला जाऊँ? गिफ्ट दिया है मैंने, अब तो खाना खा कर ही जाऊँगा। बेंग वांग जी के इंटेंशन को समझकर जल्दी से अपने कंधों को झटक कर वांग जी के हगिंग हाथों को हटाते हुए बोलता है, जी जैसा आप ठीक समझे, पर बच्चों के आगे अपना इस हरकतों को थोड़ा संभल कर, ठीक है? वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाकर बोलता है, या आई अंडरस्टैंड, नो वरी। मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, देख लेना। अब की बार का बात वांग जी ने बहुत ही जेन्युइनली बोला था। उन्हें खुद भी पता नहीं चला था कि कब न जाने उनके अंदर का नाटक और छलावा पूरा गायब हो चुका था। वांग जी मन से सभी बच्चों के साथ खेलता और घुल मिलता रहता है। जिंदगी में आज पहली बार शायद वो इस तरह मन खोल कर मुस्कुराते हुए मस्ती कर रहे थे। उन्हें अब बेइंग सच में अच्छा लगने लगा था और बेइंग को
और भी अंदर तक जानने का क्रेविंग उनके मन में पैदा होने लग गया था। चैलेंज, जिनपिंग, साबित करना, धोखा देना, सारा का सारा बातें वांग जी के दिमाग से गायब हो जाता है। वो अभी भी बेंग को और उसके प्यार एंड मन को पाना तो चाहता था, पर ब्रेकअप करके बेंग को बुरी तरह तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक रिश्ता बनाकर उस मजबूत रिश्ते के अंदर बेंग को चेरिश करते हुए प्रोटेक्ट करने के ढेर सारा प्यार और बेंग से जुड़े और भी बहुत सारे हक को पाने के लिए, जिससे ये साबित होगा कि बेंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी का है, जहाँ से बेंग को और कोई उनसे छीन नहीं पाएगा। इसीलिए वांग जी बहुत सारे बहानों से बेंग को लेकर बहुत से डेटिंग प्लेस पर जाने लग जाता है, कभी महंगे रेस्टोरेंट तो कभी प्यार करने वाले पार्क एरिया पे, या फिर कभी बिजनेस ट्रिप का बहाना देकर बीच साइड, फॉरेस्ट, माउंटेन और भी कई सारे जगहों पर पूरे प्लान के साथ प्यार भरे समय बिताए जा रहा था, जिससे गुजरते दिन के बीच से जाते हुए सच में बेंग धीरे धीरे करके वांग जी पर भरोसा, रिले और ढेर सारा प्यार डेवलप करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन रात को जब वांग जी हर रोज की तरह बेंग को रात में घर छोड़ने जाता है, तब अपार्टमेंट के आगे कार रुक जाने पर पिछले एक हफ्ते के वांग जी के द्वारा शुरू किया गया गुड बाय नियमों के हिसाब से झट से वांग जी के चिक पे एक किस करके जब बेंग उतारने जाता है, तभी वांग जी एकदम से बेंग को वापस से अपने फेस के करीब खींचकर प्लीडिंगली बोलता है, पिछले एक हफ्ते तक चिक किस से काम चला रहा हो, समय भी घूमते घूमते साल बीत कर मेरे बर्थडे का समय आ गया। क्या अभी भी हमारे बीच का ये लिमिटेड दूरियां मेंटेन रहना मैंडेटरी है? कम से कम आप तो होठ पर एक किस दे दो बेबी। अब और कितना सताओगे मुझे? प्लीज, सिर्फ आज के लिए एक। ऐसा प्लीडिंग भरी बातें बोलते हुए वांग जी बेंग के होठों की तरफ बड़े चाहत से आगे बढ़ रहा था, पर तभी बेइंग झट से वांग जी के होठ पे हाथ रख के ढकते हुए हड़बड़ी में समझाते हुए बोलता है, आज नहीं प्लीज, और थोड़े दिनों तक रुक जाओ, तब तक के लिए। ऐसा बोलकर बेइंग वांग जी के नाक पे एक किस करके ब्यूटीफुल स्माइल देकर बोलता है, इससे खुश हो जाओ प्लीज, मुझे और थोड़े दिन का समय दे दो, ठीक है? कम से कम तुम्हारे बर्थडे तक। इस बात को सुनकर वांग जी थोड़ा नाराजगी के साथ बोलता है, हमेशा की तरह तुम फिर से बहाना दे रहे हो। हम कपल है, पर प्यार के लिमिटेशन में खड़े होकर समय बिता रहे हैं। आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है? कभी कभी मुझे तुम्हारा ये सारा लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता। क्या मैंने इस पूरे एक साल में एक भी ऐसा कोई हरकत और किया है जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे इन सारे प्यार का बिल्कुल भी काबिल नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बोल कर समझाओ बेइंग, मैं उन आदतों को भी सुधार दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने मेरे कई आदतों को तो छोड़ दिया है ना, और जो भी बचा है उनको भी सुधारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू नो इट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। तुम बस बोल के तो देखो। वांग जी ऐसा करके बोल रहा था, तभी बेंग वांग जी के फेस को अपने दोनों ब्यूटीफुल हाथों से पकड़ के बड़े प्यारे वॉइस में बोलता है, पता है मुझे माय बॉयफी, इस एक साल में मैंने तुमको बहुत अच्छे से पहचान लिया है, एंड आई लव यू रियली। मेरा यकीन करो प्लीज़, तुम्हारे बर्थडे पर हम वो सारा कुछ करेंगे जो कपल करते हैं। उस दिन तुम्हारा हर इच्छा मैं पूरा करूँगा, प्रॉमिस। प्लीज़ मेरे प्यारे हैंडसम बॉयफ्रेंड, बस उस दिन तक थोड़ा वेट कर लो। अब एक गुस्सा उतार दो प्लीज़। आप प्लीज़ थोड़ा मुस्कुरा दो, बहुत लेट हो गया है। मुझे अब जाना होगा, वरना मेरे सारे स्पेशल वन रोने लग जाएंगे। प्लीज़ थोड़ा समझो। इस बातों को सुनकर वांग जी एक हल्का स्वीट मुस्कान देकर अपने फेस को पकड़े बेंग के हाथों को पकड़ के उन पर
थम से सहलाते हुए वांगजी बोलता है, ठीक है, पर मेरे बर्थडे वाले दिन अगर तुमने फिर से कोई बहाना दिया तो आई वॉन्ट लिसन एनी मोर। इस बात को सुनकर बेंग हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ पापा हाँ, नहीं तोड़ूंगा प्रॉमिस इस बार, पक्का। अब छोड़ो प्लीज़, मुझे जाना है। तुम्हारे इन सभी हरकतों के वजह से मुझे उन लोगों के लिए एक केयर टेकर रखना पड़ा, पर उसको भी तो एक टाइम लिमिट है ना। उसका वर्क टाइम ख़त्म होने पर वो भी तो घर चले जाएगा। उससे पहले तो मुझे घर लौटना पड़ेगा ना। तुम्हें तो पता है ना वो लोग कैसे हैं। तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी क्यों हर रोज़ मुझे इस तरह रोक के रखकर लेट करवाते हो। प्लीज़ वांगजी, अब मुझे जाना होगा। अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज़। इस बात को सुनकर वांगजी बेंग के हाथ को छोड़कर बोलता है, ओके गुड बाय। मैं कल मॉर्निंग को फ़ोन करूँगा। मेरा फ़ोन उठाने में देर मत करना। कल अगर तुमने हर रोज़ की तरह फ़ोन उठाने में देर किया तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। तब मैं किसी भी बहाने से नहीं मानूँगा, बोल रहा हूँ। तो मेरा फ़ोन जल्दी से उठा लेना कल। इन बातों को सुनकर कार दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता हुआ बेंग एकदम से सिर घुमाकर कन्फ्यूजन के साथ बोलता है, क्यों? क्या कुछ खास है कल? और वैसे भी फ़ोन काटने से पहले उठा तो लेता हूँ ना मैं। फिर भी क्यों ऐसे बोल रहे हो? मुझे काम रहता है बहुत। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो बैठे बैठे फ़ोन का इंतज़ार करता रहूँगा और आसपास घूमते नौकरों को ऑर्डर देते फिरूँगा। खाना बनाना, सभी बच्चों को स्कूल के लिए बस में छोड़ने जाना और भी बहुत से काम होता है मेरा। उसी बीच तुम्हारा फ़ोन कॉल आने पर ही रिसीव कर लेता हूँ। फिर भी तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रह जाता है। कभी मेरे तरफ कभी तो सोच लिया करो प्लीज़। बेंग ऐसे करके बोले जा रहा था, तभी वांगजी बड़े क्यूट वॉइस में दोस्त स्वीकार करते हुए बोलता है, ओके ओके सॉरी, पर आई एम सीरियस। कल सच में एक बहुत खास दिन है, तो प्लीज़ कल मेरा फ़ोन थोड़ा जल्दी उठा लेना। अब जाओ, अंदर जाओ, फिर मैं चला जाऊँगा। रात को सोने से पहले एक बार गुड नाइट बोलने के लिए फ़ोन कर लेना प्लीज़। इन बातों को सुनकर बेंग मुस्कुराहट के साथ हमें सिर हिला के फिर वहाँ से चले जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वांगजी बेंग को फ़ोन करता है, तब रिंग बजते बजते कट जाने तक भी बेंग फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद लगातार 7 से 8 बार हो जाता है, पर फिर भी बेंग फ़ोन नहीं उठा रहा था। वांगजी को अब गुस्सा आने लगता है। कल इतनी बार बोल देने के बावजूद भी बेंग स्टिल आज ऐसा कर रहा है। ऐसे करके गुस्से में फूंसते हुए वांगजी बहुत से बातें मन में बोलने लगता है, पर तभी उनको नोटिस होता है बेंग आज से पहले कभी भी उनका फ़ोन कॉल इस तरीके से मिस नहीं किया है। आमतौर पर तो बेंग एक बार के कॉल पर ही फ़ोन काट जाने के आखिरी मौके पे फ़ोन उठा लिया करता है, पर आज क्यों इस तरह? क्या कुछ हुआ है? बेंग ठीक तो है ना? या फिर ऐसा करके चिंता करते हुए एक बार और कॉल लगाकर वांगजी बड़े उतावले होकर बाहर की तरफ जाने लगा था। तभी कमरे से निकलने के बिल्कुल पहले दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करके बेंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका वॉइस में बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ है? तुमने इतनी बार कॉल किया। बेंग और भी कुछ बोलता उससे पहले ही वांगजी साउट करके बोलता है, क्या हुआ है का क्या मतलब बेंग? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितनी बार कॉल किया तुमको, तुमने उठाया क्यों नहीं? पता है मैं कितना टेंस हो गया था। मैं अभी घर से निकलने ही वाला था तुम्हारे पास जाने के लिए। इस बात को सुनकर बेंग वांगजी को समझाते हुए बोलता है, डोंट वरी, वैसा कुछ सीरियस नहीं है। मारिया को बुखार आ गया था, इसीलिए उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं थोड़ा टेंस हो गया था, इसलिए हड़बड़ी के बीच फ़ोन को घर पे ही छोड़कर चला गया था। पर डॉक्टर ने बोला वो जो सर्जरी हुआ था ये बस उसी का रिएक्शन है, उतना सीरियस कुछ नहीं है। उसको जैसे तैसे खाना खिलाकर फिर मेडिसिन खिला के जब फ़ोन को ऑन किया
तब देखा तुमने इतनी बार कॉल किया है। फिर सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस बात को सुनकर वांगची बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर मारिया आप कैसा है? अगर कुछ रेंज लगे तो बोलो, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लेकर जाता हूँ। बेंग मुस्कुराते हुए जल्दी से मना करके बोलता है, नहीं, नहीं उसका कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो हॉस्पिटल में दिखा कर ले आया है और मेडिसिन खाते ही बुखार उतर गया है उसका। केयरटेकर लड़की भी आ गया है। मैं अभी फ्रेश अप होकर तैयार होके निकल जाऊंगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करो प्लीज़। वैसे तुमने बोला था कल, आज कुछ स्पेशल है, क्या उसी वजह से फ़ोन कर रहे थे? क्या बोलना था तुम्हें? अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इस बात को सुनकर वांगजी वेरी कैजुअल वॉइस में बोलता है, उतना भी कुछ स्पेशल नहीं है, तुम यहाँ आओ फिर बता दूंगा। वैसे मारिया सच में ठीक तो है ना? अब इस बात को सुनकर बेंग मुस्कुराते हुए टीजिंगली बोलता है, हाँ बाबा हाँ ठीक है वो, ऐसे उसके पापा जैसा बिहेव मत करो। अब मुझे समझ आया, इसी वजह से वो सभी तुम्हें वांगजी डैडी कह के बुलाते हैं। मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी नहीं सुनते। अब इस तरह बर्ताव करोगे तो उन लोगों को तो ऐसा गलतफहमी होगा ही ना। बिन बिहाए इतने बच्चों का बाप बन गए, अब कौन शादी करेगा तुमसे? इस बात को सुनकर वांगजी बड़े सीरियस वॉइस में बोलता है, क्यों, उन बच्चों का माँ तो है, तो फिर दूसरे किसी का क्या जरूरत है? इस बात को सुनकर बेइंग कॉन्फ्यूजन के साथ थोड़ा गुस्से भरे वॉइस में पूछता है, उन बच्चों का माँ, किसके बारे में बोल रहे हो तुम? बेइंग के इस वॉइस को सुनकर वांगजी अब हल्के मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें छोड़कर और किसके बारे में बोलूँगा मैं? ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में ही बोल रहा हूँ। और सभी बच्चे तुम्हारे ही तो है। सो अगर मैं उन लोगों का डैड होऊंगा तो तुम तो उन लोगों के मॉमी होंगे। इसमें ज़्यादा सोचने का क्या बात है बेबी? इस बात को सुनते ही एकदम से स्टार्टलेटेड वॉइस में बेइंग बोलता है, तुम हमेशा घुमा फिरा कर यह बड़ी क्यों अटकते हो? पता नहीं। ठीक है फ़ोन रखो, मैं आ जाऊंगा कुछ मिनट में, इसलिए और कॉल करने का ज़रूरत नहीं है, समझे? इतना बोलते ही बेइंग झट से कॉल को काट देता है। जब बेइंग वांगजी के घर पे पहुंचता है तब उसको दिखता है वांगजी एंट्रेंस गेट पर ही खड़े होकर बार बार हाथ में पहना घड़ी की तरफ देखे जा रहा है। बेइंग बहुत पजल्ड होते हुए वांगजी के पास जाकर उनके कंधे पे टैप करके बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? कोई खास आने वाला है क्या? बेंग को यूं सामने देखकर वांगजी चहकते हुए मुस्कुरा उठ के एकदम से बेंग को सीधे गोद में उठा लेकर घर के अंदर चलते हुए बोलता है, हाँ, मेरा सबसे खास वन का इंतजार कर रहा था, जो अब आ गया है मेरे पास। लेट्स गो इनसाइड बेबी। बेंग अचानक इस अनएक्सपेक्टेड बर्तावों से हड़बड़ा उठ के जल्दी से वांगजी के सीने पर थपथपाते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। अचानक क्या हो गया है तुमको? इस तरह गोद में क्यों उठा लिया? आखिर वजह क्या है? प्लीज वांगजी नीचे उतारो मुझे। वांगजी बेंग को लेकर सीधे एक कमरे में घुस के आगे वॉल पे टंगे रखा अपने मॉम डैड के तस्वीर के आगे खड़ा करके पीछे से बेंग को हक करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के एक साथ हाथ जोड़कर बेंग के कान के पास बोलता है, आज मेरे मॉम डैड के बेटे यानी कि तुम्हारे वांगजी का बर्थडे है। आज के दिन मैं सुबह सुबह मेरे मॉम डैड को ग्रीटिंग करता हूँ, पर आज से 3 साल पहले जब मेरे बर्थडे वाले दिन पे वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए, तब से लेकर आज तक मैंने ये रिचुअल और फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था मैं और मेरा बर्थडे बहुत अनलकी है। पर उस दिन जब क्लब में मेरे बर्थडे वाले दिन पे मुझको तुम मिले, उसके बाद से मेरा ये ख्याल बदल गया। इसलिए आज से फिर मैं इस रिचुअल को फॉलो किया करूँगा। पर बीच में इतने सारे साल और दिन बीत गया, इसलिए ऐसे अकेला आकर खड़ा होने से डर रहा था।
तो मैंने सोचा अगर उनके बहू को लाकर सामने खड़ा करके फिर अगर मैं पीछे से खड़ा हो जाऊँ तो शायद मॉम डैड उनके बेटे पर उतना ज़्यादा नाराज नहीं हो पाएंगे। मैंने सही कहा ना मॉम डैड? लुक, दे आर स्माइलिंग। बेंग आगे तस्वीर के बजाय वांग जी के फेस की तरफ देखता है। इस लोनली वांग जी को देखकर अचानक बेंग का आंखें आंसू से भर आता है। वांग जी जब बेंग को ऐसे आंसू बहाते हुए देखता है तभी वो एकदम से वरिड होते हुए आगे आकर बेंग के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी? तुम रो क्यों रहे हो? क्या कुछ बुरा लगा तुमको? क्या मैंने फिर से कुछ उल्टा सीधा किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया? वांग जी ऐसा करके बोले जा रहा था तभी बेंग एकदम से वांग जी को टाइट से हक करके रोते हुए कटे कटे वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे इतना कुछ पता नहीं था, इसलिए अनजाने में मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा बोल दिया। बेंग रोते हुए ये सभी बातें बोले जा रहा था तभी वांग जी बेंग के हगिंग हाथों को छुड़ाकर उसे एकदम से गोद में उठा लेकर उस रूम से बाहर निकल के पास वाले अपने रूम में जाकर बेंग को बिस्तर पे बड़े आहिस्ता से बिठाकर फिर नीचे बैठ के बेंग के हाथों को पकड़ के बोलता है, मेरे बर्थडे वाले दिन अगर तुम इस तरह रोगे तो मैं ज़रूर तुमको पनिश करूँगा। एज ए पनिशमेंट मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। मुझे किस करने को या फिर हमारे एक होने के उन चीज़ों को या फिर और भी कई तरीके के डिमांड कर सकता हूँ तुमसे। तो अगर तुम ये सब कुछ नहीं चाहते तो प्लीज़ ओबिडियंटली रोना बंद कर दो, वरना मैं तुमको आज स्पेयर नहीं करूँगा। वांग जी ऐसा करके बोल रहा था तभी बेइंग वांग जी को सीधे उनके टाई से खींचकर करीब ले आके उनको होठों पर किस करना शुरू कर देता है। किस करते हुए थोड़ी देर बीतने के बाद बेइंग वांग जी के होठों को छोड़कर उनके आंखों के तरफ भीगे भीगे पलके उठाकर देखते हुए धीमी वॉइस में बोलता है, मैं तैयार हूँ वांग जी। बस बेइंग ने इतना सा बोला था तभी वांग जी खुशी से मुस्कुरा उठकर फिर एकदम से बेइंग के होठों को अपने चाहत भरी किस में समेट लेता है। किस करते हुए बेइंग को बिस्तर पर लेटा के फिर एक एक करके उसके सारे कपड़ों को उतार कर जमीन पर फेंकते हुए वांग जी बेइंग के पूरे शरीर को अपने निशानों से भरने लग जाता है। वांग जी के इतने दिनों का डिज़ायर थोड़ा ज़्यादा हाथ पार कर देता है, जिस वजह से बेइंग का पहला एक्सपीरियंस थोड़ा दर्दनाक होकर उठा है। पर बेइंग वांग जी से अब बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा था, इसलिए अपने लव वन से मिलता ये सभी दर्द वो खुशी खुशी स्वीकार कर रहा था। बेइंग बस वांग जी को पूरी तरह खुश करना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कितने ज़्यादा दर्द से क्यों ना गुजरना पड़े। पर ऑलमोस्ट पूरा दिन बीतकर शाम होने के कगार पर आ जाने के बाद भी वांग जी बेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। पहले पहले वांग जी को खुशी से सब कुछ करने देता बेंग भी अब थक हार कर प्लीडिंगली रुक जाने को बोलने लग चुका था। पर वांग जी स्टिल वेरी एनर्जेटिकली चाहत के साथ, प्लीज़ वन मोर टाइम बेबी, ऐसा बोलते हुए कॉन्टिन्यूअसली अपना खुशनुमा पल जारी रखता है। तभी एक टाइम पे ना लॉक किया हुआ दरवाजा खुलकर एकदम से कोई अंदर घुस आता है। बेंग एकदम से चौंक के उठकर वांग जी को टाइट से हक करके उनके सीने में सिर छुपा लेता है। तभी वांग जी पीछे सिर घुमाकर गुस्से में साउट करके अपने लापरवाह मेट को कुछ बोलते हुए भगाने जाता है। पर पीछे सिर घुमाते ही उनको दिखता है वहाँ पे उनका कोई नौकर नहीं बल्कि जिनपिंग खड़ा है। इस चीज़ को देखकर वांग जी थोड़ी देर के लिए स्टैचू हो जाता है। तभी शॉक्ड खड़ा जिनपिंग अचानक से ताली मारते हुए जोर जोर से मुस्कुरा उठकर बोलता है, मान गए यार तुझको, तू तो सच में शेर है। एक साल तेरा कोई अता पता नहीं, तो मैंने सोचा शायद तू हार मानकर मुंह छुपाते हुए घर में बैठ गया है।
पर तू तो 30 मार खा निकला यार। 1 साल से इस एक चैलेंज के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे पता नहीं था तो इस चैलेंज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है। वैसे मान गए तुझ में कुछ तो करिश्मा जरूर है, इसलिए तो सभी लड़कियां तुझ पे इतना मरता है। और आज तूने एक लड़के को भी अपने प्यार में दीवाना बना ही लिया। यू आर रियली अमेजिंग सच में। डॉक्टर बेंग को अपने बिस्तर पर ले ही आया आखिर में। कॉन्ग्रेचुलेसन। वैसे तेरे बाद मेरा बारी है, भूलना मत हाँ। यहाँ पर सेल्फिश मत बनना, हमें भी 1-2 बार मौका दे देना ठीक है। अभी के लिए तू एंजॉय कर, मैं तुझको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बाय बाय एंड कीप इट अप ब्रो। ऐसा बोलकर जिनपिंग वहाँ से चले जाता है। तभी वांग जी अचानक से अपने डालाइमा से बाहर आकर जल्दी से बेंग को एक्सप्लेन करते हुए कुछ बोलने जाता है। पर तभी बेंग वांग जी के सीने पर अपने कपकपाते हाथों को रख के हल्के पुश करते हुए बोलता है, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। मुझे गम बस इस चीज़ का है कि मैंने मेरे प्यार को समझने में गलत कर दिया। जितने भी पल हमने साथ बिताए हैं, आपका वो सारा एफर्ट, चाहे वो सभी झूठा ही क्यों ना हो, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर वांग जी। आपको जो पाना था आपको तो मिल गया है ना। अब प्लीज़ हटिए। अगर हो सके तो प्लीज़ लाइफ में कभी भी मुझे आपका फेस मत दिखाना। ऐसा बोलकर बेंग वांग जी को अपना सारा ताकत लगा के हटाने का कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी बेंग के हाथों को अपने सीने से पकड़ के हटाकर बिस्तर पे पिन करते हुए वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? Why are you calling me Mr. Wang Ji again? Please baby, don't behave like this. I don't like it. इस बात को सुनकर बेंग आंसू बहाते हुए मोकिंग मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों? अब जब आपने आपका शर्त जीत लिया है तो उस हिसाब से अब तो हम स्ट्रेंजर हुए ना। और एक स्ट्रेंजर से हमें और किस तरह बात करना चाहिए? ऐसे बात करना ही तो जायज़ है ना। इस बात को सुनकर वांग जी अब गुस्सा हो उठकर बेंग के हाथों पर अपना पकड़ और भी कसते हुए बोलता है, क्या कह रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम दोनों स्ट्रेंजर क्यों होंगे? पूरे 1 साल के बाद आज हम दोनों एक हुए हैं और आज ही मेरे बर्थडे के दिन तुम इस तरह पेश आ रहे हो मुझसे। अब बेंग चटपटाते हुए अपने हाथों को वांग जी से छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोलता है, और कैसे पेश आना चाहिए मुझे? अगर मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर बैठता तो शायद आपने मुझे लेकर शर्त लगाया। इस चीज़ को सुनने के बाद ही मैं आपके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारकर आपको बहुत अच्छे से समझा देता कि मैं खेलने का चीज़ नहीं हूँ। आपने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप रिच है इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी पर्सन के फीलिंग्स को लेकर खिलवाड़ करने का हक हो। और भी शायद कई तरीके के बातें सुना देता आपको। पर मिस्टर वांग जी, मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा प्यार, मेरा फीलिंग सब कुछ रियल है। इसलिए चाहे आप कैसा भी हो, मैं किसी भी कीमत में मेरे प्यार को हार्ट नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत पहले भी आपको बोला था और आज भी यही एक ही बात बोलूँगा। तो प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर वांग जी। अब वांग जी गुस्से में बड़े जोर से साउट करके बोलता है, क्या मिस्टर वांग जी लगा के रखा है? बस एक छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते ठीक है। मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ पहले पहले मैं शर्त के वजह से तुम्हें लेकर समय बिता रहा था, पर वो बस कुछ ही दिनों का था। बाद में मैं तुमसे सच में प्यार करने लग गया था। इस 1 साल में जो रिश्ता हमारे बीच था वो सब कुछ जेन्युइन था। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। प्लीज़ बिलीव मी बेबी, आई एम नॉट लाइंग टू यू। इस बात को सुनकर बेंग अपने आंसू भरे लाल लाल आंखों से वांग जी के आंखों में ग्लेयर देकर देखते हुए नफरत के साथ बोलता है, किस लिए करूँ भरोसा आप पे? कुछ साथ रह गया है क्या आपका?
अभी भी मुझसे कुछ हासिल करना बाकी रह गया है क्या? उसी वजह से ऐसा बोल रहे हैं ना? तो फिर इस तरह नाटक करके घुमा फिरा कर मत बोलिए प्लीज़। जो भी चाहिए साफ साफ बताइए। मेरे हैसियत में होगा तो मैं ज़रूर दे दूंगा आपको, ताकि आप और मुझे यूँ तंग ना कर पाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दे। और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे लग रहा है। इस बात को सुनते ही गुस्से में बौखला चुका वांगची एकदम से कॉन्सर्न होकर बेंग के हाथों को छोड़कर उसे पकड़ के उठाकर उसके दोनों हाथों को जेंटली अपने हाथ में पकड़कर सहलाते हुए बड़े प्लीडिंगली रोते रोते बोलता है, मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो। आई नो आई एम रॉन्ग, पर प्लीज़ बेबी, बस इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस मैं जिनपिंग और जो भी मेरे बाकी क्लब वाले दोस्त थे उन सभी से हमेशा हमेशा के लिए सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम एक काम करो, मेरे गाल पर थप्पड़ मार लो, 100-200 जितना चाहे उतना बार थप्पड़ मार लो। ऐसा बोलकर ही वांगची बेंग के हाथ को पकड़कर जोर जोर से अपने गाल पर मारने लगता है। पहले पहले बेंग पूरा स्टैचू के जैसा बैठा रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ऐसा फेस एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप रहता है। पर जब धीरे धीरे वांगची का चीख लाल होना शुरू होता है, फिर एक तरफ का होठ काट कर जब खून निकल आता है, तब बेंग अपने हाथों को सख्ती से पीछे खींचने की कोशिश करते हुए बड़े सीरियस वॉइस में वांगजी से बोलता है, मैंने कहा ना आपसे, छोड़िए मेरा हाथ। ऐसे बचकानी हरकतें करके जबरदस्ती मुझसे माफ़ी हासिल करेंगे? अगर आपने ऐसा सोचा है तो प्लीज़ अभी के अभी ये सब बंद करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए ये सभी हरकतें ना करना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा बोलकर ही बेंग जैसे तैसे वांगजी के कांपते हुए हाथों से अपने हाथों को खींचकर छुड़ा लेता है। बेंग बिस्तर से उठकर अपना कपड़े पहन रहा था, तभी एक टाइम पे पीछे से वांगजी को इतना शांत देखकर जब एक बार के लिए पीछे सिर घुमाकर बेंग देखता है, तब बेंग को दिखता है वांगजी एक ड्रॉयर में से एक काले छोटे से दवाई का शीशी निकाल कर उनको खोल के उनमें से सारा टैबलेट निकाल के उनको एक बार में ही खाने जा रहा है। बेंग दौड़ के जाता है, हाथ का सारा दवाई मुंह में गिरने से पहले ही बेंग वांगजी के हाथ को एक जोर का धक्का मारकर सारा का सारा एक मुट्ठी टैबलेट जमीन में गिराकर फिर वांगजी के हाथ से वो शीशी छीनकर उनमें लिखा दवाई का नाम पढ़कर अब खुद से वांगजी के ऑलरेडी लाल चीख पर एक जोर का थप्पड़ मारकर घबराहट भरी कपकपाते वॉइस में चीख कर बोलता है, क्या आप पागल हो चुके हैं? क्या करने जा रहे थे ये? इससे क्या हासिल होता आपको? क्या मिलता आपको इससे, बताइए? वांगजी सह में धीमी होप छोड़ चुके वॉइस में बोलता है, मुक्ति मिलता इस होपलेस लाइफ से जहाँ मेरे पास कोई भी नहीं है, ना मॉम डैड है और ना ही अब से तुम हो गए। इस तरीके का लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लाइफ बिल्कुल नहीं जीना। तो अच्छा यही होगा कि मैं मर जाऊँ, तब तुम्हारे साथ किया मेरे गलती का सजा भी मुझे मिल जाएगा और तुम्हारे बिना जीने वाले इस जिंदगी से मुक्ति भी मिल जाएगा। ऐसा बोलकर ही वांगजी नीचे बैठकर जमीन में पड़ चुका उन सारे दवाइयों को इकट्ठा करने लगता है। तभी बेंग रो पड़कर एकदम से वांगजी को टाइट से अपने बाहों में हक करके उनके सिर को अपने सीने पर पकड़ के बालों पर सहलाते हुए क्राइम प्यार भरी वॉइस में बोलता है, मैं नहीं चाहूँगा आपको छोड़कर। प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा हमेशा, जिंदगी के आखिरी तक हम साथ साथ रहेंगे। इसलिए प्लीज़ इस तरह मरने का कोशिश मत कीजिए। प्लीज़ वांगजी, मैं सह नहीं पाऊँगा। प्लीज़ ऐसे अपने आप को ख़त्म मत करो। आई लव यू। प्लीज़ मेरा बात सुनो। अब इस बात को सुनकर बेंग के कमर को टाइट से हक करते हुए वांगजी डरा हुआ वॉइस में बोलता है,
तुम सच कह रहे हो ना बेबी? यू लव मी राइट? तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना? तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? वादा करो मुझसे। इस बात को सुनकर बेइंग वांग जी के सिर पर एक लविंग किस करके रोते रोते बोलता है, हाँ बाबा हाँ, नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के, कभी नहीं जाऊंगा। अब प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। तुम अगर ऐसे खुद को खत्म कर दोगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, तो फिर हमारा वो सभी बच्चे वापस से अनाथ हो जाएंगे। क्या तुम वैसा चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो। वांग जी बेइंग को टाइटली जकड़ते हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूँगा बेबी। बस तुम मेरे साथ रहो। अगर मेरा प्यार, मेरा लव मेरे साथ रहेगा तो मैं जीऊँगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे लव के साथ जीऊँगा। माय लव, आई लव यू टू मच। प्लीज़ बिलीव मी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट लाइंग। प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़। इस बात को सुनकर बेइंग हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ पापा हाँ, मैं समझ गया। और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज़। थोड़ा शांत हो जाओ। हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। नहीं जाऊंगा तुमको छोड़कर मैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। लो 3 बार प्रॉमिस भी कर दिया। अब तो ठीक है ना? इस बात को सुनकर वांग जी एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाकर बेइंग के सीने पर, जहाँ पर वो सिर रखा हुआ था, वहाँ पे एक किस करके बोलता है, हाँ बहुत ठीक है। तो चलो हमारा ये वाला वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, एंड ऐसे ही और भी वन शॉट देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।